हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो पिछले 11 वीडियो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अपलोड किए हैं उनसे आपको बॉडी लैंग्वेज को समझने में और उसका एक जिस्ट, इसका सार आपको मिल गया होगा। आज मैं आपसे अपनी बुक बॉडी लैंग्वेज 1 बाय धर्मेंद्र मान इसे शेयर कर रहा हूं। मेरे जो 11 वीडियोस हैं ये इसी के बेस पर बनाए गए हैं। ये मेरी बुक बॉडी लैंग्वेज बाय धर्मेंद्र मान, आप इसे Amazon से खरीद सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बॉडी जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल या डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज, बेसिक कंपोनेंट बॉडी लैंग्वेज के क्या होते हैं, स्टांस, जेस्चर, फेस एक्सप्रेशंस, ये सब चीजें, अलग अलग बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स की बनावट से उनका मतलब और उनके मूवमेंट से, बॉडी पार्ट के मूवमेंट से, सर के मूवमेंट से, आंखों के मूवमेंट से, हाथों के मूवमेंट से, इनके जेस्चर से क्या मतलब निकलता है, ये शायद मैं आपको ठीक से समझा पाया हूं। आपके सुझाव, आपके सजेशन, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके कमेंट्स का मैं इम्प्रूवमेंट भी करूंगा और जो भी आप मेरे से जानकारी चाहेंगे वो डेफिनेटली आपको देना भी चाहूंगा। अब ये वीडियो एक कंसोलिडेटेड वीडियो है जो मेरी बुक बॉडी लैंग्वेज 1 बाय धर्मेंद्र मान इसके बारे में है, जो पूरे 11 जो मैंने एपिसोड बनाए थे उसका एक संग्रह है। तो आप इसे एट लेंथ आराम से देख सकते हैं ताकि आप बॉडी लैंग्वेज को डिटेल में समझ पाएं। तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहें इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए। बहुत ही जल्दी मैं इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा कि बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू के दौरान किस तरह की होनी चाहिए और आप इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के दौरान किस तरह की तैयारी करके जाएं ताकि आप एक इफेक्टिव कैंडिडेट साबित हो सके। तब तक एंजॉय कीजिए बॉडी लैंग्वेज के ये फुल कंसोलिडेटेड सीरीज। कीप इन टच और बने रहें मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। कोई आदमी एक बारी आपसे मिले और आप उसके बारे में अपनी भावना बना ले, आपकी तरफ देखे या आपके सामने से एक बारी निकल जाए या आपसे हाथ मिलाए, आप उसके बारे में एक असेसमेंट, एक जजमेंट तैयार कर लेते हैं। या आपको उसने 2 शब्द कहे या थोड़ी देर आपसे बात की, तब भी आप उसके बारे में काफी सोच विचार करके एक असेसमेंट, उसके बारे में जानकारी बना लेते हैं। ऐसी कोई टेक्निक है? जी हां, ऐसी टेक्निक है। हमने कई बार सुना होगा कि जैसे हमारी 6th सेंस होती है, छठी इंद्री जो हमारी काम करती है, यानी हमारा इंट्यूशन, हमारे सोच अंदर से जो निकलती है, हमारे दिल से या हमारे दिमाग से जो सोच निकलती है, उसे 6th सेंस हम कहते हैं। 6th सेंस के बारे में मैं आज बात करूंगा, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज का नाम देते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक कला है जिसे अगर हम समझें और प्रैक्टिस करें तो उसे हम बड़ी कामयाबी से अपने जीवन में उतार भी सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, वो हमेशा एक
सिग्नल जनरेट करता रहता है, जो सामने वाला समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन हमारी बॉडी से एक सिग्नल हमेशा निकलता है। हम आपस में जो बातचीत करते हैं या जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, उसकी एक स्किल होती है। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही शांत, क्वाइट तरीका है आपस में बात करने का। ये बहुत ही सीक्रेट तरीका है और सबसे ज्यादा पावरफुल तरीका है। अगर हम असेसमेंट करें तो तकरीबन 70% चीजें हमारे जीवन में जो हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो बिना आवाज, बिना लैंग्वेज, बिना शब्दों के करते हैं, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। 20% चीजें हम शब्दों के थ्रू, शब्दों के माध्यम से बताते हैं और 10% अपने जेस्चर्स यानी आव भाव से बताते हैं। आव भाव से मेरा मतलब है, यदि हम किसी की तरफ इस तरह से करें तो इसका मतलब है वो समझता है, यदि इस तरह से करें यह भी मतलब है वो समझता है। ये केवल 10%। आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि सामने वाले से आपने कुछ नहीं कहा लेकिन वो आपकी भावना समझता है? खास तौर से अपने निजी संबंधी, अपने परिवार, अपने बच्चों, इनके बीच में तो बॉडी लैंग्वेज बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है। पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर बॉडी लैंग्वेज बॉन्ड हमसे 10 गुना मजबूत होता है। वो केवल अपने इशारे से, आंख के इशारे से, बॉडी जेस्चर से ये सामने वाले का अंदाजा लगा लेते हैं कि वो लड़ने के भाव में है, प्यार के भाव में है, दोस्ती के भाव में है, कुछ भी वो कहना चाहता है तो वो समझ सकते हैं। यही एक खूबसूरती है बॉडी लैंग्वेज को समझने की और जानने की। कई बारी इंट्यूशंस या एक आभास होता है कि शायद ऐसा होगा, ये एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं और यदि पहचानते हैं तो उसके बारे में हम ज्यादा गंभीर नहीं होते। हमारी जो सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री जो काम करती है, जिसे हम आमतौर पर जानते हैं, हम उसके बारे में ज्यादातर उसे इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, जबकि उसका बहुत गंभीर मतलब होता है। बॉडी लैंग्वेज इन सब समस्याओं को ओवरकम करने का एक तरीका है। हमारी जो बॉडी जो भी सिग्नल या जो भी जेस्चर्स हमारे अंदर से पैदा करती है सामने वाले के लिए, वो हमारे अंदर कई तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, सेल्फ डिफेंस में। यदि हमारे बारे में कोई बुरा सोच रहा है या गलत सोच रहा है और हम बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं तो हमें ये आभास हो जाएगा कि ये इंसान जो दिखा रहा है वो सच नहीं है, और हम सचेत हो सकते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस, अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरा, हमारा एक पर्सनल बॉन्ड बनता है, यानी आपसी तालमेल मजबूत होता है। यदि हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं तो हमारा तालमेल इतना मजबूत होता है कि हम बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। किसी माता की बात समझिए, अपने बेटे को या पुत्र पुत्री को ये समझ सकती है वो कि वो भूखा है, नाराज है, परेशान है, उसे तकलीफ है। एक माँ बिना, जो ऐसा बच्चा है जो बोल नहीं पाता, छोटा है, माता उसकी सब बात समझती है। यही एक बॉडी लैंग्वेज का भाव है। हम यदि बड़े होकर के इस चीज को समझते रहें तो हम खुद इस बात का फायदा उठा सकते हैं। अगला एक और चीज है जिसमें हम कहते हैं डिप्लोमेटिक बिहेवियर। बॉडी लैंग्वेज में आपने जैसे किसी की तारीफ की और उसने कोई हाँ ना में जवाब नहीं दिया, तो वो एक डिप्लोमेटिक बिहेवियर है। वो अपनी बात कहना नहीं चाहता,
लेकिन उसके जेस्चर से आप समझ जाएंगे कि आपकी बात उसे पसंद आई या नहीं आई। शेक्सपियर ने एक बारी कहा था, यू लव मी, यू हेट मी, डू नॉट इग्नोर मी। मतलब आप मुझसे प्यार करें तो आप मुझे बताएं, आप मुझसे नफरत करें तो भी मुझे बताएं। इतना अत्याचार मत करना कि आप मुझे इग्नोर यानी नकार दें, ताकि मुझे यही ना पता चले कि आप मुझसे खुश हैं या नाराज हैं। ये सबसे गंभीर समस्या होती है। यदि ऐसी सिचुएशन है और आप बॉडी लैंग्वेज समझते हैं तो आप इस समस्या से वापस ऊपर आकर के उभर सकते हैं और आप ये अपने बारे में भी और सामने वाले के बारे में बता सकते हैं कि उसका असली तथ्य या असली मतलब अपनी बातों का क्या था। यही एक मैसेज मैं आपको बॉडी लैंग्वेज इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूं। अब हम समझें कि बॉडी लैंग्वेज में हमारा बात करने का तरीका कैसे होगा। बात करने का तरीका 3 प्रकार से होगा। नंबर 1, हमारे जेस्चर, जो हम अपनी शरीर की भावना सामने वाले को दिखा रहे हैं, उससे बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। या हमारा एक्सप्रेशन, किसी को देख करके जैसे आप बहुत खुश होते हैं या आप नकली स्माइल, झूठा हंसना हंसते हैं, तो सामने वाला समझता है कि वो नकली हंसी है और वो आपको पसंद नहीं करता है। या हमारा पोस्चर, जैसे किसी सामने वाले को देख करके हम इस तरह से बैठे हैं, ये एक नेगेटिव पोस्चर है कि हम उसे पसंद नहीं कर रहे। या हमने अपनी बाजू साइड में कर ली, मतलब हम एक एग्रेसिव लड़ने के मूड में हैं या उससे काउंटर करने की मूड में हैं, जो वो कहेगा उसकी बात नहीं मानेंगे। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, हम समझते हैं कि हम बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन जानवर, पशु पक्षी बॉडी लैंग्वेज हमसे 10 गुना अधिक अच्छा समझते हैं और उसे प्रैक्टिस करते हैं। हम सब जो लिविंग बीइंग हैं, जो भी हमारे अंदर जिसमें भी जान है, हमारी अपनी एक किस्म की बॉडी लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंसानों में हम किसी को बुलाएं तो इशारा करेंगे, सामने वाला समझता है कि वो बुला रहा है। जानवरों में अपना एक तरीका है दूसरे को बुलाने का। पशुओं में, पक्षियों में, सभी में अलग अलग तरीके हैं। वो अपना तरीका अपने तरीके से समझते हैं। सबका तरीका एक नहीं होगा। जानवरों में और पशु पक्षियों में जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हम उससे काफी कुछ सीख भी सकते हैं और उनका बॉन्ड, उनकी आपस की जो अंडरस्टैंडिंग, आपस की जो समझ हमसे कई गुना ज्यादा है। मोटे तौर पर हमसे 10 गुना ज्यादा है। इसलिए इंसानों को बॉडी लैंग्वेज का समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि जैसे मैंने आपको बतलाया, अपने उसे सेल्फ डिफेंस में काम कर सकें, डिप्लोमेसी में इस्तेमाल कर सकें और अपना बॉन्ड, आपसदारी को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें सभी चीजों का तालमेल अगर ठीक है तो वो पॉजिटिव हो सकती है या वो सही बात होगी। जिस तरह से किसी की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके हाव भाव, वो किस प्रकार से खड़ा है, किस प्रकार से देख रहा है, किस प्रकार से इशारे कर रहा है, और उसकी आवाज कैसी है। आवाज यानी आवाज में मिठास है, नाराजगी है या आपकी चापलूसी जैसी आवाज वो निकाल रहा है, तो इन चीजों के एक साथ बराबर कोहेसिवनेस होनी चाहिए, तब वो बॉडी लैंग्वेज ठीक होती है। अगर इनमें कोहेसिवनेस नहीं है, उसकी आवाज अलग है, उसके हाव भाव अलग हैं, तो इसका मतलब वो आदमी आपसे सही बात नहीं कर रहा है। तो ये समझने वाली बात है।
जैसे कि हम 30% जैसे मैं कहता हूं कि शब्दों से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन शब्दों में भी अगर हम प्यार से बोल रहे हैं तो उसका मतलब अलग है, अगर हम वही शब्द नाराजगी से बोल रहे हैं तो उसका मतलब बिल्कुल अलग है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सपोज मैंने किसी को बुलाना है तो मैं कह सकता हूं प्लीज आप इधर आइए, इधर आओ, ये भी एक तरीका है। दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन भाव अलग हैं और इनका मतलब भी बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार से हम किसी सामने वाले का जो दिमाग में क्या चल रहा है वो 90% जो नॉन वर्बल बिना बोले बॉडी लैंग्वेज के थ्रू समझ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज में हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वो आंखें मिला के बात कर रहा है या दूसरी तरफ देख करके बात कर रहा है, या खड़े होने का तरीका क्या है, उसके चेहरे पर भाव कैसे हैं, वो खुश है, नाराजगी है, या वो अपने हाथों को यूं मल रहा है तो इसका मतलब कुछ उसके दिमाग में उल्टा सीधा चल रहा है। या कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने कपड़े को यूं पकड़ करके, इसका मतलब उसे अपने पर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इस प्रकार के जो जेस्चर्स होते हैं तो हम सामने वाले का 90% दिमाग वो क्या सोच रहा है तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आराम से समझ सकते हैं। ये मैंने आपसे एक परिचय दिया है बॉडी लैंग्वेज के बारे में। इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा जिसमें विस्तार से आदमी के शरीर की रचना, उसका बोलना, उसकी आंखें, उसका व्यवहार, इसके बारे में और उनका मतलब आपको लैंग्वेज में आगे हम बात करेंगे। आज बॉडी लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। बॉडी लैंग्वेज 3 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और न्यूट्रल या डिप्लोमेटिक। आज हम केवल पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यानी अच्छी सोच या अच्छी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। अच्छी बॉडी लैंग्वेज के अंदर हमारे बहुत से ऐसे फीचर्स हैं या बहुत से ऐसे एक्शन हैं जिन्हें देख करके हम समझते हैं कि ये इंसान पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से है। जैसे कि अगर आप सामने वाला आपसे स्माइल करके या हल्का हंस के बात कर रहा है तो आपको लगेगा कि वो पॉजिटिव सिग्नल आपको दे रहा है, वो आपके खिलाफ नहीं है। या दूसरा कई बार होता है कि सपोर्टिव, आप देखते हैं कोई परेशान है, आपने उसके कंधे पर हाथ रख के थपथपाया, ये एक पॉजिटिव साइन है कि ये पॉजिटिव है आपके लिए वो इंसान। या एनर्जी लेवल कैसा है, कोई आदमी आपको देख करके बड़ी दुखी सी शक्ल बनाए या कोई खुश होकर के आपका स्वागत करे, आइए आइए, वेलकम, तो ये एक सिग्नल है कि ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है उस आदमी के अंदर। एक चीज आप सब जानते हैं, यदि कोई आदमी आंख में आंख मिला करके बात कर रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज वाला आदमी है। लेकिन काफी लोग होते हैं, देख रहे होंगे कहीं पर और बात आपसे कर रहे होंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या वो जो बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले उसमें बताया था, वो कोहेसिव नहीं होगी, वो स्माइल मार रहे होंगे लेकिन बात कुछ ऐसी कर रहे होंगे जो आपकी पसंद की नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वो नेगेटिव। या एक पॉजिटिव साइन होता है ओपन पाम जेस्चर, जैसे आप किसी का स्वागत खुले दिल से करें, कोई भी आता है तो आप आइए आइए आइए, इस तरह से, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का साइन है। या आप जैसे बहुत ही ध्यान से किसी को सुन रहे हैं और वो सामने वाले भी देख रहा है कि आपने ध्यान लगा के सुना है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। या कई बार हम कोई अच्छी चीज बताने के लिए अपने हाथों को इस तरह से रगड़ते हैं, जैसे हम कुछ बताने वाले हैं तो इस तरह का जेस्चर होता है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। या हम कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि हमें शायद कुछ अच्छी खबर मिलेगी या कुछ, तो हमारा हाथ इस प्रकार से होता है। तो कई बार हम यूं करते हैं कि जैसे हमें कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है या मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, तो ये कई बार फोल्डेड पाम, जैसे हम इंडियंस के अंदर सब में है, किसी का स्वागत करते हैं तो नमस्ते करके स्वागत करते हैं,
लेकिन नमस्ते करने का भी अलग मैसेज होता है। किसी ने नमस्ते बिल्कुल ऐसे, दूसरा तरीका होता है नमस्ते, वेलकम, एक स्माइल भी साथ में और नमस्ते भी, इसका मतलब वो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है। तो ये कुछ साइंस हैं जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के हैं। तो आप इनको बहुत ही ध्यान रखिए जब सामने वाला आपसे कुछ बात कर रहा है। अब एक और खास जेस्चर मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी उंगलियां इस तरह यूं जोड़कर बैठे होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं। तो ये जो जेस्चर है, ये किसी इंसान का बहुत ही कॉन्फिडेंस या उसकी बहुत पावरफुल पोजीशन, जैसे कि राजनेता हो या अधिकारी हो जो दूसरों को अपने आदेश दे सकता है, इस प्रकार के लोगों को ज्यादातर ऐसे बैठते हुए आपने देखा होगा। एक और तरीका है, कुछ लोग अपनी उंगलियां यूं फंसा करके बैठते हैं, टेबल पर हाथ रखे होंगे, इस तरह से उंगलियां होंगी। ये लोग भी कुछ पावरफुल पोजीशन पर होंगे, लेकिन एक खास मिशन या एक सीक्रेट चीज या एक विशेष काम उनके पास होगा जिसके बारे में वो सोचते हैं। तो ज्यादातर ऐसा जेस्चर बनाया जाता है। ये भी एक पॉजिटिव जेस्चर है और ज्यादातर लोगों में उन्हीं में मिलेगा जो काफी सीनियर पोजीशन पर है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूं, अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल करके अंगूठा बाहर रखेंगे। ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है, या कई बारी इंसान को अपने ऊपर काफी गर्व है, इस बात को बताता है। अंगूठे का एक और जेस्चर है, जिस तरह की आपने बड़ा कॉमन जेस्चर देखा होगा कि कोई खुशी हो या किसी को हाँ करना हो, तो इस तरह से इवन पायलट्स कई बारी इस जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं कि ऑल द बेस्ट या आपको जर्नी शुभ हो। लेकिन यही जेस्चर ऐसे ना दिखाने के बजाय अगर ऐसे ऊपर की तरफ दिखाया जाए तो ये एक नेगेटिव, ये गलत मैसेज देता है, ये नेगेटिविटी दिखाता है कि कोई आदमी आपके लिए गलत विचार रखता है। क्रॉस लेग पोजीशन, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कुर्सी के ऊपर एक टांग के ऊपर दूसरी टांग ऐसे रखते हैं जैसे कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल सा बन जाता है, और दोनों हाथ चेयर के ऊपर, जिस तरह की मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूं। इसे क्रॉस लेग पोजीशन बोलते हैं। और ये बहुत ही या तो घमंड की बात होती है या एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन की बात होती है जो इंसान के इस जेस्चर को दिखाता है। कई बारी ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर बोलने का लहजा अलग है तो ये एक घमंड का जेस्चर भी माना जा सकता है। अब मैं कुछ और भाव की बात करूंगा, यानी कुछ और जो जेस्चर्स, पॉजिटिव जेस्चर्स। हम एक टेरिटोरियल जेस्चर के बारे में बात करेंगे। टेरिटोरियल जेस्चर मीन्स अपना इलाका सबको प्यारा होता है और हम कोशिश करते हैं बॉडी लैंग्वेज से ये बताने की कि ये चीज या ये इलाका मेरा है। जैसे हम कहीं बाहर घूमने जाएं तो किसी भी जगह पर उसकी रेलिंग पकड़ करके हम फोटो खिंचाएंगे, या कोई मॉन्यूमेंट है, अच्छा सुंदर बिल्डिंग है, मंदिर है, उसके ऊपर हाथ रख करके अपनी फोटो खिंचाएंगे। यानी हम वहां पर गए थे, हम ये बताना चाहते हैं कि मैं उसके पास था। ये एक टेरिटोरियल जेस्चर है। हम गाड़ी खरीदें, नई गाड़ी है या कोई भी नया सामान है, तो हमारा अक्सर यही एटीट्यूड होता है कि उसके ऊपर हाथ रख के या उसके साइड में खड़े होकर के फोटो खिंचाएं। हमारा अपना घर है, उसके साथ फोटो खिंचानी है तो भी गेट के ऊपर या दीवार के ऊपर हाथ लगा करके या खिड़की पे हाथ रख के हम फोटो खिंचाएंगे। ये एक टेरिटोरियल, यानी ये मेरा इलाका है या ये मेरी चीज है, ये एक आपके पोजीशन को दिखाता है। हमारे अंदर ही नहीं,
जानवरों के अंदर भी टेरिटोरियल जेस्चर देखने को मिलता है। जैसे कि मैं इस तस्वीर में दिखा रहा हूं, एक छोटा जो डॉगी है उसे इतना प्यार है अपने जो खाने का डब्बा है उससे कि वो जब भी बैठेगा उसके ऊपर हाथ रख के बैठता है। ये उसकी अपनी टेरिटरी या उसका अपना सामान है, वो ये बताना चाहता है। तो ये टेरिटोरियल जेस्चर हुआ। एक और जेस्चर है, जैसे हम जिसको ओरिंग बोलते हैं। हमारे साथ कुछ अच्छा हो या किसी दूसरे को कोई अच्छा मैसेज देना है तो हम अपने हाथ का यूं ओरिंग बनाते हैं, मतलब सब बढ़िया है, सब बहुत अच्छा है। इसे ओरिंग जेस्चर बोलते हैं। एक और जेस्चर है जब हम अपनी कमर के पीछे अपने हाथ इस तरह से यूं जकड़ के या बांध के रखते हैं। ये एक कमांडिंग पोजीशन है। कोई बॉस या काफी टफ बॉस जिसे सख्त ऑर्डर देने की आदत है, वो इस तरह अपने हाथ बना के रखता है। ये अधिकतर जैसे आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, इस तरह के लोग ये बना करके रखते हैं। ये अपना उत्तरदायित्व समझते हैं कि हम दूसरे को अपने आदेश देने का अधिकार रखते हैं। ये एक सुपीरियरिटी, मतलब अपने अंदर अपने आप को ऊंचा समझने का भाव है। एक और जेस्चर या भाव है कि हमने देखा होगा पैरों के जो टखने हैं, जो एंकल हैं, एक दूसरे के ऊपर हम रख के बैठते हैं। ये एक सेल्फ डिफेंस या डरा हुआ एक इंडिकेशन है कि इंसान बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, वो डरा हुआ है या किसी चीज के बारे में उसका इरादा मजबूत नहीं है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये एक डोसाइल या नरम भाव का उसका जेस्चर है। ये कंफ्यूज्ड है अगर कोई आदमी तो भी इसी प्रकार का जेस्चर बना के रखता है। एक जेस्चर और है जिसे हम हाफ डिफेंस जेस्चर बोलते हैं, जिसमें क्रॉस आर्म अपने छाती की साइड में दोनों आर्म्स और अंगूठे ऊपर की तरफ इस प्रकार से। ये एंजाइटी को दिखाता है। जैसे किसी डॉक्टर के वेटिंग रूम में एक एंजाइटी होती है, पता नहीं क्या होगा। कई बार ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बताता है। जैसे हम किसी वीआईपी को फर्स्ट टाइम मिल रहे हों, किसी सेलिब्रिटी को मिल रहे हों, तो इस जेस्चर को इंसान अडॉप्ट करता है, ये दिखाने के लिए कि मैं बाकी लोगों से सुपीरियर हूं। पार्शियल आर्म क्रॉस जेस्चर, आप अपनी आंख के ऊपर इस तरह से हाथ रखेंगे या गाल पर इस तरह से, और एक आर्म से सपोर्ट करेंगे। ये आमतौर पर लेडीज अपनी कमजोरी या घबराहट छुपाने के लिए ऐसा करती हैं। जेंट्स अपने जो कमजोरी या घबराहट छुपाने के लिए या तो अपनी घड़ी से कुछ खेल रहे होंगे या अपना बटन ठीक करने की कोशिश करेंगे या कई बारी नकली स्माइल देंगे। और ये जेस्चर हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब किसी ऐसी गैदरिंग में जाएं जहां काफी सारे लोग हों लेकिन हमें कोई भी ना जानता हो, तो वहां एक सेल्फ डिफेंस के तौर पर हम इस जेस्चर को ले लेते हैं। रेडीनेस जेस्चर, रेडीनेस जेस्चर में हम अपने आप को अपने साइज से बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। या तो अपने कंधों को इस तरह से चौड़ा करने की कोशिश करेंगे या अपनी कमर पर चौड़े करके हाथ रखेंगे या हाथों को यूं फैला करके चलने की कोशिश करेंगे। यानी ये एक एग्रेशन दिखाता है और ये बताता है कि मैं तैयार हूं सामने वाले के लिए। कई बार अगर हमारी टेरिटरी या हमारे इलाके में कोई घुस आए तो भी हम ये जेस्चर अडॉप्ट करते हैं। खासतौर से एनिमल्स, बर्ड्स, जैसे आपने देखा होगा एनिमल्स के कई बारी जो कमर का रुआं है डॉग्स का, जैसे वो ऊपर खड़ा हो जाता है, वो रेडिनेस जेस्चर दिखाता है। जैसे बर्ड्स को देखा होगा अपने पंख चौड़े कर लेंगे, वो थोड़ा फैला देंगे
तो वो भी एक रेडीनेस जेस्चर की पहचान है। ये एक एग्रेशन या सामने वाले से झगड़ा करना या हम तैयार हैं किसी भी मुकाबले के लिए, एक ऐसा मैसेज देता है। क्लोज फॉर्मेशन में दो इंसान काफी नजदीक होते हैं, वो इस तरह से बात करते हैं कि कोई तीसरा उनके बीच में ना आ सके। ये एक इंटीमेसी या पर्सनल बॉन्ड को बताता है, जैसे पेरेंट्स के या परिवार के सदस्यों के बीच में ऐसा जेस्चर देखने को मिलता है। ये एक कॉन्फिडेंस, यानी हम जो बात कर रहे हैं वो तीसरा आदमी ना सुने, इस तरह हम ये जेस्चर अडॉप्ट करते हैं। कुछ और जेस्चर्स का मतलब और वो जेस्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम अपने मुंह को टच करते हैं, टचिंग द माउथ, इस तरह से, यानी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो हम कहना चाहते हैं हम कह नहीं पा रहे हैं। नाक को टच करना, या तो वो झूठ बोल रहा है या नर्वस है या उसे पता नहीं है कि बोलना क्या है। गले को टच करना, इस तरह से ये एक्शन करना, मतलब घबराया हुआ, जो काफी घबराया हुआ इंसान है वो इस तरह से करता है। कुछ लोग नाखून काटते रहते हैं, ये एक आत्मविश्वास की या हमारे कॉन्फिडेंस की कमी को दर्शाता है। कुछ लोग अपने हिप्स पर इस तरह से पीछे हाथ करके खड़े होते हैं, बड़ा सामने ऊंची गर्दन करके, ये कमांडिंग पोजीशन है, ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने वाला जेस्चर है। एक कॉमन जेस्चर इस तरह से उंगली दिखाना एग्रेसिवनेस या गुस्से को दर्शाता है। कई बारी हम अपने हाथ सामने इस तरह से करते हैं, तो ये ऑनरशिप है कि मैं कुछ नहीं जानता या मैं इससे बाहर हूं, मुझे माफ करो। अपने हाथों को इस तरह से रगड़ना और मुंह के अंदर शेप बनाना, ये एक ऐसा जेस्चर है जो बताता है कि वो किसी को कुछ सजा देना चाहता है, काफी गुस्से में है या किसी को पनिशमेंट देना चाहता है। कई बारी कुछ लोग इस तरह नीचे देखने लगते हैं, वो सबमिसिव, मतलब नहीं, मैं अपनी गलती मानता हूं। कुछ सिचुएशन में हम दूसरी तरफ देखने लगते हैं, यानी उस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, उसे फेस कर पाने की हिम्मत नहीं होती, तो हम उससे बचना चाहते हैं, तब हम दूसरी तरफ देख करके, ये एक नकली सेल्फ डिफेंस का जेस्चर है। कई बार दांत किचकिचाने, इस तरह का जेस्चर होता है, तो वो एक गुस्सा दिखाता है हमारे अंदर से, और एक ये दिखाता है कि मैं बदला लेने को तैयार हूं। हम कई बार अपने कंधे इस तरह से ऊपर करते हैं, मतलब मैं कुछ नहीं जानता, या आप जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, डिप्लोमेटिक या न्यूट्रल जेस्चर, यानी हम अपना रिएक्शन नहीं देते। जैसे कोई सिनेमा या कोई तमाशा या कोई शो चल रहा है, उसके अंदर कुछ अच्छा मोमेंट आया, या हमने मैच देखना है, किसी ने गोल स्कोर किया, तो काफी लोग खड़े होकर के ताली बजाएंगे, शाउटिंग करेंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे कोई रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, ना वो शाउट करेंगे, वो चुपचाप बैठे हुए देखते रहेंगे। ये एक डिप्लोमेटिक या वैसा जेस्चर है कि जिसमें हम अपने रिएक्शन देना नहीं चाहिए। बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए हम 5 चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एक तो शरीर की बनावट, शरीर की बनावट से भी अंदाजा होता है कि वह आदमी लड़ाकू है, सॉफ्ट काम करने वाला है या बुद्धिजीवी है, इस प्रकार से। फिर उसके जो पोस्चर्स हैं, वो किस तरह से खड़ा होता है, किस तरह से वो चलता है। जेस्चर्स, बात करते टाइम या काम करते टाइम उसके शरीर की कैसी हरकत होती है। आई कांटेक्ट, यानी सामने देख करके बात करता है, आंख मिला करके बात करता है या दाहिने बाएं देख करके बात करता है। और फेशियल इंप्रेशन, वो अपने चेहरे के इंप्रेशन कैसे बनाता है। कई बार हमें कोई पसंद नहीं करता, तो आप समझ सकते हैं कि वो चेहरा कैसा बनाता है, अपनी शक्ल टेढ़ी मेढ़ी करेगा, ये एक मैसेज होता है कि वो हमें पसंद नहीं कर रहा। फिजिकल अपीयरेंस की अगर हम बात करें, तो वेशभूषा, उसकी चाल ढाल, उसकी शक्ल से हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कोई
बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसकी ड्रेस कोड अलग होगी। कोई गांव में खेती करने वाला आदमी है तो उसका ड्रेस कोड अलग होगा। कोई राजा है तो उसका ड्रेस कोड अलग होता है। कोई भिखारी है उसका ड्रेस कोड अलग होता है। कोई नॉर्मल कर्मचारी है, किसी मिल में काम करता है तो उसकी ड्रेस देख करके आप अंदाजा लगाएंगे कि ये शायद किसी मिल में या कहीं पर ऐसे काम करता है। तो जो ड्रेस कोड होता है, जैसे सब्जी वाला है तो उसके हाव भाव, उसके ड्रेस को देख करके, उसकी फिजिकल अपीयरेंस बाहर से उसको देख करके आप अंदाजा लगाएंगे कि ये शायद कोई दुकान चलाता है। इसी प्रकार से कोई स्टूडेंट है तो उसके कपड़े पहनने से, वो अपने साथ शायद बैग रखता हो या इस प्रकार का उसके पास कोई इंडिकेशन हो, जेब में पेन हो, हाथ में किताब हो, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस से कि वो शायद। अब हम पोस्चर की बात करें तो हर कम्युनिटी या हर ग्रुप का पोस्चर अलग होता है। जैसे कोई डिफेंस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर आपस में बात करेंगे, मिलेंगे तो उनका पोस्चर, उनका लहजा बिल्कुल अलग होगा। कोई आर्टिस्ट है, कलाकार है, उनका मिलने का तौर तरीका, लहजा बिल्कुल अलग होगा। कुछ बच्चे हैं, आपस में जब मिलते हैं आपने देखा होगा, उनका मिलने का तरीका, उनका पोस्चर बिल्कुल अलग होता है। इसी प्रकार से कोई बहुत बड़ा नेता है, उसके चाल ढाल, उसका पॉलिटिशियन अगर कोई है तो उसका व्यवहार, बोलने का तरीका, उसका अपने आप एक इंडिकेशन मिलता है कि शायद ये इंसान ये काम करता होगा। अब जेस्चर भी हमारी बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जेस्चर से हम पहचान सकते हैं कि वो इंसान क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे बिना आवाज के कोई आपको इस तरह करे तो आपको पता है कि वो बुला रहा है। इस तरह से करे तो उसको पता है कि वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। यूं करे तो शायद वो कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है या किसी अचंभे में है कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसे कई बार थम डाउन का इंप्रेशन होता है कि वो किसी चीज को पसंद नहीं कर रहा या वो चीज उसे गलत लग रही है, ये मैसेज होता है। थम्स अप का सही मैसेज होता है। तो इसलिए जो भी आपके जेस्चर, इशारे होंगे, उनसे हमें अंदाजा हो जाता है कि इंसान क्या कहना चाहता है। आई कांटेक्ट भी बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई कांटेक्ट से जब आप सामने सामने देख करके बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आदमी सच्ची सही बात कर रहा है। कई बार आई कांटेक्ट अब आप ऐसे निहारते हैं अपने किसी जिसको आप प्यार करते हैं, आपके बच्चे हों, परिवार के हों, तो वो आंखों के इशारे से वो समझता है कि आप उससे बहुत ही इंटीमेट, बहुत ही आप उससे प्यार करते हैं। कई बार हम कहते हैं आंखें लाल करके हमारी तरफ देख रहा है। जब गुस्से में हमारी आंखें होती हैं तो कुछ साइज बड़ा हो जाता है, पुतलियां बड़ी हो जाती हैं, तो उससे एक इशारा मिलता है कि शायद जो भी इंसान है वो एग्रेशन में है, गुस्से में है और वो काफी नाराज है। जैसे एक आई कांटेक्ट मदर और चाइल्ड के बीच में होता है। माता को देख करके बच्चा अपने आप मुस्कुराता है। मदर को भी पता होता है कि बच्चा वो खुश है या परेशान है या कोई ऐसी दिक्कत है। तो आंखों के इशारे से हम काफी कुछ समझ सकते हैं। आंखों के इशारे से हम इवन जानवरों को ट्रेन कर सकते हैं। आपको सरप्राइज होगा ये देख करके कि जैसे पेट डॉग होते हैं आपके, या हाथ के इशारे से, जैसे घोड़े वगैरह किसी ने पाले होते हैं तो वो हाथ के इशारे से आ जाते हैं, आई कांटेक्ट से भी आ जाते हैं। तो आई कांटेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक टूल है बॉडी लैंग्वेज का, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं या मैसेज दे सकते हैं। अब फेस इंप्रेशन भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है बॉडी लैंग्वेज के अंदर। जैसे हम नाराज हैं तो हमारी भौं सुकड़ी हुई होंगी, आंखें हम छोटी करके, गुस्से में उनका हाथ का भी सपोर्ट होगा तो लगेगा कि आदमी नाराज है, या वो बहुत परेशान है, डिस्गस्टिंग, इस तरह से शक्ल बनाएगा कुछ। या बहुत ही खुशी है तो चेहरे पर मुस्कान एकदम आती है, आंखें थोड़ी बड़ी हो जाएंगी और होठों पे मुस्कान होगी, तो ये एक खुशी का लहजा है। या हम किसी को अवॉइड करना चाहते हैं
तो हम बड़ी टेढ़ी सी शक्ल बनाएंगे, आंख ऊपर नीचे करके, मुंह भी शायद टेढ़ा करके, तो इसका इंडिकेशन होता है कि शायद हम सामने वालों को पसंद नहीं कर रहे या हम चाहते हैं कि वो हमसे दूर चला जाए। चेहरे के इंप्रेशन में ही हम कई बारी, जैसे कोई सवाल पूछना है तो सिर्फ चेहरे से ही हम आंखों के और चेहरे का और हाथ की सपोर्ट से इस तरह से सवाल पूछते हैं। या हमें कई बारी लगता है कि हम बहुत परेशान हैं तो आंखें नीचे करके, मुंह थोड़ा टेढ़ा करके या हमारे होंठ नीचे की तरफ होंगे तो उससे लगेगा कि हम चेहरे से परेशान हैं। फेस रीडिंग काफी लोगों के साथ वो फॉल्स फेस अपना बना सकते हैं, यानी अगर वो खुश हैं तो वो दिखाएंगे नहीं, वो नाराज है तो दिखाएंगे नहीं। लेकिन 70-80% लोगों के अंदर उनका जो नेचुरल जो अंदर की भावना है वो चेहरे पे जरूर आ जाती है। किसी का चेहरा लाल हो जाएगा, किसी की नाक लाल हो जाती है, किसी के कान लाल हो जाएंगे। इसका मतलब वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है, कुछ ना कुछ बदलाव उसके अंदर चल रहा है। तो ये फेस हमारी काफी सारी चीजें हमारे बारे में बताता है। जो बॉडी लैंग्वेज समझते हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक बॉडी रिएक्शन या बॉडी के जेस्चर्स मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हम लोग कई बारी बात करते समय या तो डायस के पीछे खड़े होंगे या कोई चीज अपने सामने रख लेंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि हम बिल्कुल सामने खड़े होकर के बात नहीं करेंगे, साइड में होंगे, अपने सामने कोई ना कोई कवर रखेंगे, जिसका मतलब यह है कि हम ऑडियंस जो सामने सुनने वाले हैं, जो सामने खड़ा हुआ है, उससे बहुत कंफर्टेबल नहीं है, हमें बोलने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसलिए कोई ना कोई हम एक फॉल्स डिफेंस वॉल अपने सामने दीवार रखते हैं, चाहे वो डायस हो या किसी चीज के पीछे हम खड़े होकर के बात करें। तो ये इंडिकेशन है। कई बारी हम किसी से बात कर रहे हैं या कोई हमसे बात कर रहा है तो आदत होती है कि हम बार बार अपनी घड़ी देखें या नाखून को इस तरह से देखें। यह भी एक इंडिकेशन है कि हम उससे बोर हो चुके हैं या उस सिचुएशन से हम बाहर जाना चाहते हैं कि अब काफी हो गया, अब बंद कीजिए, हम यहां से। कई बार कन्वर्सेशन के अंदर हम अपने कपड़े का कॉर्नर इस तरह से झाड़ने की कोशिश करते हैं या इस प्रकार से। तो इसका मतलब यह होता है कि हम सामने वाले की जो बात है उससे एग्री नहीं है, हम उस चीज को काउंटर कर रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो शायद हमें पसंद नहीं आ रहा या वो गलत कह रहे हैं। कई बारी बात करते समय या किसी की बात सुनते समय हम अपने इस तरह से चिन्ह पर खुजली सी करने लगते हैं, ठोड़ी पर। इसका मतलब यह है कि मैं आपको जज कर रहा हूं, आपके बारे में सोच रहा हूं कि आप ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ये एक कि मैं आपको असेस कर रहा हूं जो भी आप बोल रहे हैं उसके बारे में। अब हम कुछ नेगेटिव जेस्चर्स की बात कर लेते हैं, यानी जो नेगेटिव आव भाव इंसान के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ के रखना, बहुत जोर से जकड़ के रखना, इस प्रकार से जैसे ये है, इसके कलाई के ऊपर यूं, जिस तरह आपको मैं फोटो में दिखा रहा हूं, इस तरह से पकड़ के रखना। इसका मतलब वो एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, वो परेशान है कि वो कुछ करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। उसे कहीं ना कहीं अपने फेल होने का एहसास है या उसकी कुछ इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई, या कई बार ये उसकी बेबसी को दिखाता है। तो जिस तरह से वो जितनी जोर से अपनी कलाई यूं दबा करके पकड़ेगा उतना ज्यादा दिखाई देता है कि उसे फ्रस्ट्रेशन या बहुत ही अंदर से तकलीफ है। अगला हाव भाव हम बात करेंगे जिसे माउथ गार्ड, यानी अपने मुंह को छुपा करके रखना। इसका मतलब होता है ये इंसान एक अंगूठा अपने एक तरफ और बाकी इस तरह अपने गाल पर या अपने मुंह को बंद करके रखता है।
इसका मतलब है जैसे ज्यादातर बच्चे, उन्हें कुछ चीज पता है और वो बताना नहीं चाहते या कुछ छुपाना चाहते हैं, तो बच्चे इस जेस्चर को काफी अपनाते हैं। या कोई आदमी आपसे बात कर रहा है और बात करते करते इस तरह अपने मुंह पर उसने हाथ रखा है, इसका मतलब वो जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। और यदि आप किसी की बात सुन रहे हैं और बात सुनते सुनते आपने अपने मुंह पर इस तरह से हाथ रख लिया, तो इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। एक और नेगेटिव जेस्चर है जिन्हें हम क्लोज्ड या क्लोज्ड आर्म जेस्चर बोलते हैं। आप जब अपने हाथों को इस प्रकार से करके खड़े होते हैं तो यह दिखाता है कि आप या तो भीड़ के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, आप भीड़ से बचना चाहते हैं, या वो भीड़ आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं है, या आप डरे हुए हैं, या आप कुछ छुपाना चाहते हैं। इस तरह का जेस्चर इंसान उस समय अपनाता है। ये एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे हमारे आत्मविश्वास की हमारे अंदर कमी है जब हम इस तरह से खड़े होते हैं, या हम दूसरे को अपने से अवॉइड करना चाहते हैं कि हम उसके साथ मिलना नहीं चाहते, तो ये जेस्चर आमतौर पर अपनाया जाता है। एक बहुत ही क्लियर जेस्चर है, कोई आदमी अगर हमारे सामने झूठ बोल रहा है तो उसे पहचानने की बहुत अच्छी इंडिकेशन है। एक कोई आदमी यदि झूठ बोल रहा है तो वो कोशिश करेगा कि अपनी नाक को एक उंगली से इस तरह आंखें ऊपर करके रगड़ेगा, वो इसका मतलब झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। या अपनी आंख के ऊपर यूं उंगली फिराएगा, या कई बार पूरा हाथ दूसरी तरफ देखने की कोशिश करेगा। ऐसा इंसान भी झूठ बोल रहा है या आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, सच छुपा रहा है आपसे। या काफी आपने देखा होगा कुछ लोग बात करते करते गर्दन के पीछे यूं हाथ करेंगे और अपने गर्दन को इस तरह से हिलाएंगे, सर को इस तरह हिलाएंगे, तो यह भी एक जेस्चर है कि इंसान झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। एक और नेगेटिव जेस्चर है कि हमने अगर कॉलर बंद किया है, टाई पहनी है, तो इंसान कई बारी इस तरह से कॉलर खोल करके और मुंह टेढ़ा करके अपनी कॉलर और टाई ढीली करता है। वो ये चाहता है कि आप उससे दूर रहें या आप दूर चले जाएं। वो परेशान है, वो आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, उसका ये इंडिकेशन है। या वो ये कहना चाहता है कि इस तरह से मैं कॉलर खोल के, मुझे बहुत अंदर गुस्सा आया है, दिमाग में गर्मी है, तो मैं अपने आप को ठंडा करना चाहता हूं, आप यहां से दूर जाइए। ये कॉलर पुल या टाई लूज करने का जेस्चर यही बताता है हम सब। एक इवैल्यूएशन जेस्चर हम कहते हैं, यानी सामने वाले को समझने की कोशिश करना, या हम बहुत ही ध्यान से किसी चीज को सुन रहे हैं तो उसमें अपना विचार बनाना। इसके अंदर अंगूठा एक तरफ और ये उंगली दूसरी तरफ, इस तरह आदमी बैठ करके, ये गंभीर सोचने का भी जेस्चर है, लेकिन ये वो सोचने की कोशिश कर रहा है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इस जेस्चर के अंदर ज्यादा भाव इसी चीज का निकल के आता है। एक और नेगेटिव जेस्चर है, जैसे कोई किसी की बात सुन रहा है लेकिन उसे पसंद नहीं आ रही, वो वहां से निकलना चाहता है। प्रैक्टिकली कहें तो वो बोर हो रहा है और वो उस हालात से बाहर आना चाहता है। तो आपने देखा होगा कई बार, यदि आप सुन रहे हैं किसी को, किसी भाषण को, किसी लेक्चर को, या इवन बच्चे जैसे क्लासरूम में, तो वो इस प्रकार का जेस्चर बना के बैठते हैं। कहने का मतलब वो अभी जो हालात हैं या जो अभी चल रहा है उससे सहमत नहीं है और वहां से निकलना चाहते हैं। वो सामने वाले की बात से बोर हो रहे हैं, उन्हें उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये अभाव ये दर्शाते हैं। सो फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज सीरीज में ये मेरा छठा वीडियो है।
इसमें मैंने माउथ गार्ड, चिन सपोर्ट या कैच ए लायर जैसे झूठ बोलने वाले को किस तरह से हम समझें या पकड़ें, और कई जेस्चर्स की बात की है। ये सब नेगेटिव जेस्चर्स हैं। एक और जेस्चर है जिसमें कि हम अपनी आंखों को छोटा कर करके दूसरे की तरफ देखते हैं। जैसे कई बारी शेर, कुत्ता, बिल्ली अपनी आंखें दूसरे की तरफ इस तरह से थोड़ी से कोड़ के देखेंगी और चेहरे के भी भाव थोड़े से बदले हुए होंगे। यानी हम आपको पसंद नहीं करते हैं, या मैं आपसे नाराज हूं, मैं आपका नुकसान कर सकता हूं, या आप क्या कह रहे हो इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। तो इस तरह की एक्टिंग या इस तरह का जेस्चर इंसान या जानवर भी कई बारी इसी तरह से बनाते हैं, अपनी आंखें छोटी करके, और माथे में कई बारी सलवट, मतलब सीरियस सिचुएशन को बताता है। ये किसी के बहुत ही नजदीक खड़ा होना, ये एक मैसेज होता है कि मैं जबरदस्ती आपके बीच में घुसना चाहता हूं। ऐसी हालत में जो 2 या 3 आदमी बात कर रहे होते हैं तो वो और क्लोज होकर के एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें वो अगले आदमी को आने नहीं देते। जो भी आदमी आपसे क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, यदि वो आपका सचमुच क्लोज नहीं है तो आप उसे अवॉइड करेंगे। कई बारी हम किसी की बातें सुनते सुनते इस तरह नीचे देखने लगते हैं। इसका मतलब होता है कि हम उस आदमी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और वो आदमी जो भी बात कर रहा है वो हमारे लिए। नकली हंसी हंसना, ये आप सब जानते हैं। हम किसी बात से खुश नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा है कि हमें हंस के दिखाना है, तो हमारे चेहरे पे एक नकली हंसी आती है। सामने वाले भी समझ सकते हैं कि हम जो भी हो रहा है उससे खुश नहीं है, लेकिन सिचुएशन को संभालते हुए हम नकली तौर पर हंस रहे हैं। किसी से दूर झुक जाना, अपने आप को उससे दूर कर लेना। जैसे हम 2 आदमी बात कर रहे हैं, मैं जानबूझ के थोड़ा सा ऐसे पीछे हट जाता हूं, तो सामने वाले को पता रहेगा कि मैं शायद उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, या मैं उसे पसंद नहीं कर रहा हूं, उससे अलग होना चाहता हूं। अपने सर के पीछे यूं हाथ रख के बैठना, या कई बारी हम अपनी कमर पर यूं चौड़े करके हाथ बैठते हैं। तो एक पर्सनल स्पेस होता है जो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे सभी के बीच में एक पर्सनल स्पेस होता है। तो आदमी अपना पर्सनल स्पेस बढ़ाने की कोशिश करता है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि इस दायरे में मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग मेरे नजदीक आए। अपने सर के पीछे यूं खुजली करना, ये एक अनसर्टेनिटी, यानी मुझे गारंटी नहीं है किसी चीज की, या मुझे डाउट है, मैं क्लियर नहीं हूं आइडिया के बारे में। तो इस समय पर कई बार ये होता है कि झूठ बोलने वाला आदमी भी इस तरह से अपने सर के पीछे खुजली करने की कोशिश करता है। मेल्स में या जेंट्स में कई बार हमने देखा है कि अपने कॉलर इस प्रकार से वो कई बार ठीक करते हैं। इसका मतलब मैं परेशान हूं और मेरे नजदीक मत आओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। कई बार हम आंखों को बड़ी तेजी से यूं झपकते हैं या ऐसे करने की कोशिश करते हैं। ये एक एंजाइटी को दिखाता है, या हम सामने वाले की बात बहुत ध्यान से सुनना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। अब कंधों से भी हमें पता चलता है आदमी का एटीट्यूड। जैसे कुछ लोग ऐसे ढीले से कंधे रखते हैं, इसका मतलब उनमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की काफी कमी है। जो लोग बिल्कुल सीधा और कंधे बिल्कुल सीधे रखते हैं, तो इसका मतलब उनमें काफी आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है उनमें। तो अपने कंधे जब भी किसी से बात करें, गर्दन सीधी और कंधे बिल्कुल सीधे रखें। कई बार बात करते समय हमारे हाथों में पसीना आने लगता है, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पसीना अपने हाथों से कपड़ों पर पूंछने की कोशिश करते हैं। ये एक नर्वसनेस को दिखाता है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, बाई चांस आपके हाथों में पसीना है, तो अपने कपड़ों से ना पूछे। ये एक बहुत ही नेगेटिव साइन सामने वाले को देता है, एक नर्वसनेस बताता है कि आप काफी नर्वस हैं। कई बार हम चेयर पर बिल्कुल आगे की तरफ बैठते हैं और ऐसे खिसक करके बिल्कुल चेयर में किनारे पर आगे बैठेंगे, तो ये एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन जाहिर करता है कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं। क्योंकि जब भी आप चेयर पर बैठते हैं, सामने वाले से बात करते हैं,
तो पीछे चेयर पर आराम से अपनी कमर लगा करके बैठिए, ताकि सामने वाले को भी लगे कि आप ठीक से उससे कंफर्टेबली बात कर रहे हैं। ऐसे झुक करके और बिल्कुल किनारे पर चेयर के बैठने से एक कंफर्ट लेवल या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। एक और मीटिंग के लिए इनपुट, आप अगर मीटिंग में हैं और किसी चीज से आप खेलना शुरू कर देते हैं, पेन से, पेपर वेट से, ये एक इंडिकेशन है कि आप मीटिंग के लिए तैयार नहीं हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है या जो आपका पार्टिसिपेशन है उतना अच्छा नहीं होने वाला है, आप ये समझ रहे हैं। तो इस तरह का मैसेज मीटिंग के अंदर मत दीजिए। आराम से कंफर्टेबली अपनी सीट पर बैठिए, दोनों हाथ साइड में, और सामने वाले की बात सुनिए, अपने समय पर अपनी बात कहिए। क्योंकि ये जो फिडलिंग होती है किसी भी सामान से, पेन से, किसी पेपर वेट से, तो ये आप एक प्रिपेयर्डनेस नहीं है, इस चीज को दिखाता है। कई बार हम खड़े होकर के बात कर रहे हैं और अचानक अपना जो वजन है वो अपने पंजों पर इस तरह से लीन करके, सामने झुक करके, थोड़ी देर के बाद फिर पीछे हो जाएंगे, एड़ी के ऊपर वजन ले लेंगे। इसका मतलब हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हम किसी भी जो सिचुएशन वहां पर चल रही है उसके लिए तैयार नहीं है। ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है। जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं बॉडी लैंग्वेज के, यानी बॉडी लैंग्वेज किन चीजों से मिलकर के हमें भाव देती है, वो 3 कंपोनेंट हैं। जैसे मैं बात करता रहता हूं, जेस्चर, आपका हाव भाव, आपका स्टांस का मतलब आप किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से खड़े होते हैं। हर आदमी का खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका बिल्कुल अलग है, और उसका बॉडी लैंग्वेज में एक मतलब है, एक मैसेज आता है उसका। और तीसरा जो मैं डिस्कस करूंगा, जैसे मैं पिछले वीडियो में आपसे बात की थी, हमारा जो पर्सनल स्पेस होता है, हमारा जो एक ऑरा होता है, जो हमारे चारों तरफ एक एरिया होता है जिससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अलग अलग एरिया अलग अलग मतलब बताता है। तो इन तीनों के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात कर। सबसे पहले जेस्चर्स की बात कर लेते हैं। जेस्चर्स मतलब जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे हाथ, पैर, आंखें, सर का इशारा, इनसे जो मतलब निकलता है वो हम उनको जेस्चर कहते हैं। जैसे सबसे पहले जेस्चर में, चलो थंब के बारे में आपसे बात करता हूं। अंगूठे के बहुत सारे ऐसे जेस्चर हैं जिन्हें आप समझते हैं। अंगूठे का ऐसे जेस्चर, जैसे मैंने पहले बताया था, थम्स अप जेस्चर, यानी पॉजिटिव साइन है। इस तरह से थंब को ऊपर करना, ये एक नेगेटिव साइन है, गलत मैसेज देना किसी को। इस तरह से थंब को पीछे दिखाना, ना आप किसी को कह रहे हैं कि आप पीछे की तरफ आओ, इस तरफ आओ। या कई बार आप लिफ्ट मांगते हैं, हिच हाइकर्स होते हैं, तो पैरेलल थंब इस तरह से इशारा करते हैं। तो थंब के जो जेस्चर है उनका इस प्रकार से हम मतलब निकालते हैं। चलने का जैसे एक कॉमन जेस्चर है, हम काफी स्मार्टली झटके से उठेंगे और बड़े स्मार्टली चलेंगे, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म पहनने वाला आदमी है, यानी वो पुलिस वाला या डिफेंस ऑफिसर या डिफेंस का पर्सनल है। बिल्कुल जो स्ट्रेट चलेगा और काफी स्मार्टली उठ करके तेजी से चलने की, ब्रिस्क वॉकिंग करने की कोशिश करेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि वो आदमी किसी फोर्स से अपना संबंध रखता है। हिप्स के ऊपर हाथ रख के खड़े होना, जैसे मैंने आपको बताया था, ये रेडीनेस जेस्चर है कि हम तैयार हैं, हम एक्शन के लिए तैयार हैं। कई बार हम बैठे होते हैं क्रॉस लेग करके, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, या एक टखने पर दूसरा टखना, और एक पैर को हिलाते रहेंगे। इसका मतलब हम बोर हो रहे हैं, हमें यहां बैठ करके मजा नहीं आ रहा है, हम इस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। बैठने के समय यदि हम अपनी दोनों टांगे इस तरह फैला करके बैठे हैं, चौड़ी करके बैठे हैं, वैसे तो ये बताता है कि हम रिलैक्स्ड पोजीशन में हैं, लेकिन इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि हम किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। जो चल रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम आराम से अपने मूड में बैठे हैं। छाती के सामने इस प्रकार से हाथ बांध करके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी हम किसी चीज से घबरा रहे हैं या हमारे में आत्मविश्वास की कमी है, तो उस समय पर हम इस प्रकार से अपने आप को
बैठाते हैं या इसी प्रकार से खड़े भी होते हैं। कई बार चलते समय हमारे कंधे यूं झुके होते हैं और दोनों पॉकेट में हाथ होते हैं, गर्दन यूं नीचे हिलाते हुए चलेंगे, यानी हम डिसअपॉइंटेड हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं किसी बात से। बैठने का एक और जेस्चर है, हम इस तरह से अपनी गर्दन टेढ़ी करके एक हाथ से सपोर्ट और दूसरा हाथ टेबल पर इस तरह। इसका मतलब हम किसी चीज को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, या जो चल रहा है उसके बारे में हम काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये पॉजिटिव जेस्चर। हाथों को इस प्रकार से रगड़ना यानी हम कुछ अच्छी खबर की या किसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारे फायदे की होगी। तो इस प्रकार से आदमी हाथ रगड़ता है और उम्मीद करता है कि उसे कुछ अच्छी खबर मिलने वाली। ओपन पाम जेस्चर, जैसे मैंने पहले बताया था, ये एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। किसी को इस तरह से रिसीव करना या किसी चीज को देख करके अपनी पाम इस तरह से खुली रखना, तो ये एक अच्छी सोच और एक पॉजिटिव विचार वाला व्यक्ति करेगा। हम कई मीटिंग में हैं और बार बार यदि हम इस तरह से अपनी नाक आगे से रगड़ने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब सामने वाले को समझना चाहिए कि वो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, वो यहां से निकलना चाहते हैं। तो कई बार हम बैठे होते हैं तो अपने हाथों की उंगलियों से इस प्रकार से टैपिंग करते रहेंगे टेबल पर या अपने घुटनों पर। तो इसका मतलब है कि हम इस बात से बोर हो गए हैं और हम अनकंसर्न्ड है जो भी चल रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। एक बालों का जेस्चर है कि हम कहीं पर हैं, बार बार अपने बाल इस तरह से ठीक कर रहे हैं। लेडीज भी कई बार अपने बाल टच करती रहेंगी, ठीक करने की कोशिश करेंगी। तो इसका मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमें आत्मविश्वास की कमी है, ये इस चीज को दिखाता है। हमसे कोई बात कर रहा है और हम इस प्रकार से गर्दन टेढ़ी करके बात सुन रहे हैं, तो इसका मतलब जो सामने वाला बात कर रहा है हमें उसमें बहुत मजा आ रहा है, हम इंटरेस्टेड हैं उसकी बात में। यही जेस्चर बहुत कॉमनली जानवरों में भी देखने को मिलता है। अगर आपके पास किसी के पास पेट्स हैं तो आप छोटे डॉगी को या बड़े डॉगी को आप देखना, जब आप उसे बात करेंगे और उसे कुछ चीज अच्छी लग रही है या समझ में नहीं आ रही है, वो आपकी बात सुनना चाहता है, तो वो गर्दन टेढ़ी करके आपकी तरफ देखेगा, जिस प्रकार से मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूं। कई लोगों की आदत होती है नाखून चबाते रहेंगे। वो एक घबराया हुआ इंसान होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की उसमें कमी होगी, या वो अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। यदि इस प्रकार की पर्सनैलिटी आप कोई देखते हैं जो ज्यादातर नाखून चबाने में लगा रहता है, आप उससे कोई भी बात डिसीजन के लिए लीजिए, वो आपको डिसीजन नहीं देगा। आमतौर पे जवाब होगा आप देख लीजिए, जैसा ठीक रहेगा वैसे कर लेंगे, आपकी सलाह ठीक रहेगी, इस प्रकार से वो बात करेगा। यानी आत्मविश्वास की बहुत कमी अगर होती है तो नेल बाइटिंग एक बहुत ही अजीब जेस्चर है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह सिगार पीते हैं, वो अगर बहुत ही खुश और कॉन्फिडेंट है तो आप देखिए वो अपना सिगरेट पीने के बाद धुआं आमतौर पर ऊपर की तरफ छोड़ेंगे इस तरह से करके। अगर वो परेशान है, किसी बात से डिसगस्टेड हैं, किसी टेंशन में हैं, तो आप बड़ा ये क्लियर जेस्चर है कि वो पफ लेने के बाद अपना जो धुआं है वो नीचे की तरफ छोड़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है देख करके। हालांकि ये टॉपिक मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए, पब्लिक स्मोकिंग आजकल मना है, लेकिन जब भी आप किसी को स्मोकिंग करते देखें आप डेफिनेटली इस बात को ऑब्जर्व कीजिए। अब हम स्टांस यानी स्टैंडिंग पोजीशन, उससे क्या मतलब निकलता है इसकी बात करेंगे। अगर हम अलग अलग कैरेक्टर्स को देखें, जैसे कोई एथलीट है उसका खड़ा होने का तरीका अलग होगा, कोई बॉक्सर है
उसका खड़ा होने का तरीका अलग होगा। कोई रेसलर है, उसका तरीका बिल्कुल अलग होगा। इसी प्रकार से हम कहते हैं एक ओपन स्टांस। ओपन मतलब आपस में इस प्रकार से खड़े हों, एक दूसरे को देख भी रहे हों, एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट भी ले रहे हों। तो ओपन स्टांस ज़्यादातर जो क्लोज हैं आपस में, या दोस्त हैं या परिवार के लोग हैं, वो ओपन स्टांस में खड़े होते हैं। जिनकी सोच एक जैसी हो, या जो एक ही प्रोफेशन के हों, एक ही जगह काम करते हों, तो उनके स्टांस से पता चलता है कि ये सब एक किसी न किसी तरह से एक फैमिली है। चाहे वो ऑफिस की फैमिली हो, या घर की हो, या समाज की हो, तो ये एक इंडिकेशन है। ओपन स्टांस अगर है तो वो सिंगल फैमिली है। क्लोज स्टांस। क्लोज स्टांस का मतलब एक ग्रुप में लोग काफी नजदीक इकट्ठे खड़े होते हैं। क्लोज स्टांस कोई भी गैदरिंग में आदमी तब लेता है या तो वो खास अपने परिवार की, अपने बिजनेस की अलग बात कर रहा हो, जिसके अंदर वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा आदमी या बाहर वाला आकर के उनकी बात सुने। तो इस प्रकार से वो इतने नजदीक और अंदर की तरफ पैर करके खड़े होंगे, कंधे उनके आपस में तकरीबन मिले हुए या बहुत ही कम डिस्टेंस पर होंगे, कि वो आपस में केवल अपनी बात कर पाए, गर्दन आगे झुकी हुई। इसको क्लोज स्टांस बोलते हैं। अब मैं आपसे पर्सनल स्पेस की बात करूंगा। पर्सनल स्पेस होता है कि दो इंसानों के बीच में कितना दूरी हम मेंटेन करें, यह एक पर्सनल स्पेस का मुद्दा है। जैसे कोई बेबी पैदा होता है तो मदर उसको बिल्कुल अपने शरीर से चिपका करके रखती है, मतलब उसका पर्सनल स्पेस ऑलमोस्ट जीरो। एक इतनी स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी होती है कि वो अपने बेबी को अपने से बिल्कुल भी दूर नहीं करना चाहती। तो ये एक, और जैसे जैसे वो बेबी बड़ा होता है तो मदर के साथ उसका पर्सनल स्पेस बढ़ने लगता है। कुछ समय के बाद जैसे वो थोड़ा दूर हो जाएगा और दूर हो जाएगा, बड़ा होगा तो वो काफी दूर जाकर के बात कर सकता है। तो इस प्रकार से हम पर्सनल स्पेस इंसान का डिसाइड करते हैं। अब अलग अलग पर्सनल स्पेस क्या है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे जो कम स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटीमेट स्पेस। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो मदर से बॉडी के साथ चिपका रहता है, लेकिन इसके बाद इंटीमेट स्पेस 6 इंच से 18 इंच यानी आधे फीट से 1.5 फीट तक होता है। वो ज्यादातर माता पिता और बच्चों के बीच में आपको मिलेगा। जो इंटीमेट स्पेस होगा या बहुत ही क्लोज कोई रिलेशन है, उनमें इंटीमेट स्पेस आपको मिलेगा। एक और पर्सनल स्पेस है जो हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के बीच में होता है। जैसे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हों तो इनका पर्सनल स्पेस 1.5 से 2.5 फीट तक हो सकता है। इसी प्रकार से जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी। लेकिन अगर ऑफिस के कोलीग्स हैं जो हमारे शायद बहुत क्लोज नहीं हैं लेकिन हमारे एसोसिएट हैं, हमारे साथ काम करते हैं, तो उनका पर्सनल स्पेस 2.5 फीट से 4.5 फीट तक भी होता है। कई बार पर्सनैलिटी के ऊपर, जैसे कुछ लोग काफी रिजर्व नेचर के होते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में भी 2.5 से 4.5 फीट तक का पर्सनल स्पेस रखते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने बच्चों से बहुत नजदीक या अपने परिवार के मेंबर्स से बहुत नजदीक रहेंगे, उनसे ऑलमोस्ट अटैच होकर के साथ साथ बैठेंगे। कुछ लोग होते हैं ये पसंद नहीं करते, दूर बैठेंगे, तो उनका पर्सनल स्पेस तकरीबन 4.5 फीट तक होगा। अब हम सोशल स्पेस की बात करेंगे। सोशल स्पेस होता है तकरीबन 4 से 7 फीट। जैसे हम कहीं पब्लिक के बीच में हैं, मार्केट में हैं, ट्रेन में हैं, किसी कॉमन कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पर हम अपना जो पर्सनल स्पेस है वो तकरीबन 7 फीट तक रखते हैं। या जो अधिक से अधिक है वो 7 से 12 फीट भी हो सकता है। कम से कम 4 से 7 और अधिक से अधिक 12 फीट तक। पब्लिक स्पेस हमारा 10 से 25 फीट या उससे ज्यादा हो सकता है। जैसे हम कोई मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं, किसी सेमिनार में हैं, या कोई नेता, राजनेता या कोई सेलिब्रिटी, तो उनका पर्सनल स्पेस और 25 फीट या
उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में बहुत नजदीक नहीं जाएंगे कभी भी। उनको सुनने के लिए वेरियस मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए वो अपना 25 फीट से ज्यादा पर्सनल स्पेस रखते हैं। अब ये तो पर्सनल स्पेस की बात हुई, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये पर्सनल स्पेस आपको हमेशा मिलेगा। अगर किसी कॉमन जगह पर, फॉर एग्जांपल आप लिफ्ट में हैं, तो वहां पर्सनल स्पेस सिर्फ 4 फीट ही होता है, आप 12 फीट नहीं ले सकते। तो उस समय पर हर इंसान के उसके अपने नेचर के मुताबिक रिएक्शन होते हैं। कुछ लोग एग्रेसिव होने की कोशिश करेंगे, दूसरे को पुश करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग सेल्फ डिफेंस में आ जाएंगे या बिल्कुल कॉर्नर में लग करके खड़े हो जाएंगे। वो पर्सनल स्पेस बढ़ाने की कोशिश होती है। कुछ लोग बड़े इरिटेट रहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, उनके फेस से पता चलेगा कि उनका कंफर्ट लेवल बहुत ही कम हो गया है, वो परेशान है, लेकिन कोई चॉइस नहीं है। तो यदि आपका पर्सनल स्पेस कॉम्प्रोमाइज होता है तो आपको मेंटली तैयार होना चाहिए कि ये एक टेम्परेरी फेज है, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। इसीलिए इस चीज को बहुत सीरियसली, ये पर्सनल स्पेस की जो एग्जांपल मैंने की है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला काफी एनालिसिस के बाद बनाया गया है, लेकिन ये कोई परमानेंट ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने कहा कि आपका जो पर्सनल स्पेस है वो मित्रों के बीच में, दोस्तों के बीच में, क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स के बीच में 2.5 से 4.5 फीट तक हो सकता है। लेकिन बहुत सीनियर ऑफिशियल्स, कुछ बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज या वर्ल्ड लीडर्स, वो इवन फ्रेंड्स के बीच में भी 8 से 10 फीट का पर्सनल स्पेस रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका लिविंग स्टाइल ऐसे है, जैसे उनका अपना घर का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि छोटे स्पेस में ज्यादा लोग रहते हैं, तो बाय नेचर उनका जो पर्सनल स्पेस होगा कंपैरेटिवली बाकी जैसे मैंने स्टैंडर्ड बताए हैं उनसे बहुत कम होगा। वो 4.5 फीट का पर्सनल स्पेस नहीं लेंगे, उनमें ज्यादातर आपको मिलेगा 6 इंच से 1 फीट के बीच में पर्सनल स्पेस। लेकिन कुछ फैमिलीज में अगर आपका लिविंग एरिया या आपका घर बहुत बड़ा है तो इसी हिसाब से आपका पर्सनल स्पेस भी बड़ा हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ये कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है, ये एक गाइडलाइन है कि आपका पर्सनल स्पेस कितना होता है। बातचीत के दौरान भी हम यदि 1.5 से 2 फीट के दूर पर रह करके आपस में बात कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव पर्सनल स्पेस है। लेकिन कोई किसी से नाराज है या अपना एंगर दिखाना चाहता है तो एक इंटेंशन होती है कि वो नजदीक आने की कोशिश करेगा। वो पर्सनल स्पेस ऑलमोस्ट 6 इंच तक भी रिड्यूस कर सकता है। तो ये एक एग्रेशन, उसका गुस्सा इस चीज को जाहिर करता है। तो आपको उस सिचुएशन में पता होना चाहिए कि सामने वाला रिएक्ट करने के लिए तैयार है। नेगेटिव हैंडशेक यानी हाथ मिलाने का एक नेगेटिव तरीका, जिसमें हम अपना पर्सनल स्पेस बढ़ा लेते हैं। हम किसी को पसंद नहीं करते तो उसके नजदीक जाकर के हम हाथ नहीं मिलाएंगे, अपना हाथ बहुत लंबा करके बहुत दूर से रख करके हाथ मिलाएंगे। ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज है कि ये नेगेटिव हैंडशेक है और हम नहीं चाहते कि वो हमारा पर्सनल स्पेस किसी भी कीमत पर इन्वेड करे या उसे कंप्रोमाइज करे। तो ये एक समझने वाली बात है, सामने वाला अगर बहुत क्लोज है तो वो हैंडशेक करने के लिए भी 2 कदम आगे आएगा, और अगर वो बिल्कुल आगे नहीं आ रहा बल्कि 1 कदम उसने पीछे लेकर के हाथ मिलाया, इसका मतलब वो आपसे नेगेटिविटी या अच्छी भावना नहीं रखता है आपके बारे में। इस बॉडी लैंग्वेज की सीरीज में
मैं बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर के अंगों के बारे में बात करूंगा और हमारा जो शरीर का हर एक अंग, उसकी बनावट, उसकी शेप, हम उसे कैसे मूव करते हैं, इन सब का एक मतलब निकलता है। इन सब का इनके जेस्चर से एक मीनिंग हम ड्रॉ कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा, तो आप अच्छी तरह से ये समझ पाएंगे कि किसी आदमी के बॉडी पार्ट्स, उसकी शक्ल, उसकी नाक की शक्ल, होठों की शक्ल, कान की शक्ल, दांतों के अंदर गैप या नहीं है, उसको देख करके आप असेस कर सकते हैं उस आदमी की पर्सनैलिटी। ये है बॉडी लैंग्वेज का स्पेशल चैप्टर, सो कीप वॉचिंग। इस सीरीज में मैं बॉडी पार्ट्स को ऊपर से नीचे की तरफ कवर करूंगा। जैसे सबसे पहले आपके बालों के बारे में, माथे के बारे में, आंखों के बारे में, चेहरे के बारे में बात करूंगा, गले तक। इसके बाद हमारे जो बॉडी का बीच का पार्ट है, आपके शोल्डर्स, बाजू, आपकी छाती, पेट, कमर तक, और इसके बाद लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, आपकी लेग्स, उनके पंजे, आपके घुटने, इन सब के बारे में बात करूंगा। जैसे सबसे पहले अगर हम शुरू करें सर के बारे में, यदि हम कई बार देखते हैं कि किसी ने सर इस तरह से झुकाया हुआ है, तो मैंने पहले भी कवर किया है कि वो किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। आपके सर की एक तरफ झुकाने का मतलब है कि वो किसी चीज को ध्यान से सुन रहा है या उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। सर जैसे एक तरफ नीचे की तरफ झुका हुआ है, आंखें भी नीचे की तरफ हैं, इसका मतलब वो आदमी परेशान है, वरीड है, वो किसी परेशानी में है और खुश नहीं है। उसका अपोजिट, यदि सर थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, आंखें भी ऊपर की तरफ हैं, तो इसका मतलब वो किसी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, किसी अच्छे भाव में है या अच्छी किसी खबर का इंतजार कर रहा है, या उसे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। यदि कंधे आगे की तरफ झुके हुए हैं, सर भी थोड़ा आगे है और आंखें इस प्रकार से हैं, तो इसका मतलब वो कुछ फैक्ट, कुछ सच्चाई बताना चाहता है। ये एक ऐसा जेस्चर है जिसमें इंसान का पता चलता है कि वो कुछ आपको खास बात बताएगा। अगर हम बिल्कुल पैरेलल हेड जिसे बोलते हैं, दाएं बाएं कहीं मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब कोई वरी नहीं है, एक नॉर्मल सिचुएशन है। ये हम इसे एक नॉर्मल सिचुएशन मानते हैं कि उस आदमी को ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई खुशी है, वो नॉर्मल बैठा हो। सर हिलाना, ये सब जानते हैं। इस तरह से यदि हम सर हिलाते हैं तो हम किसी चीज का एग्रीमेंट दिखा रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। तो ये एक सर दिखाने का। अगर हम बोर हो रहे हैं तो उस समय पर इंसान आमतौर पर इस तरह जेस्चर बना के बैठता है कि हम बोर हो रहे हैं, हम इंटरेस्टेड नहीं है जो भी चल रहा है उसमें। यदि कोई अपने सर को इस तरह से क्विकली थपथपा रहा है, तो इसका मतलब वो कोई चीज भूल गया है, याद करने की कोशिश कर रहा है। और यदि हम अपने हाथ इस प्रकार से पीछे करके आराम से बैठे हुए हैं, तो ये प्रोफेशनल जब रिलैक्स मूड में होता है, चाहे लॉयर हो या कोई और प्रोफेशनल हो या इवन डॉक्टर हो, किसी मेजर ऑपरेशन के बाद या मेजर केस देखने के बाद, वो ऐसे बिल्कुल जैसे फुर्सत के पल में आराम से बैठा हुआ है। ये एक रिलैक्स्ड पोजीशन को इंडिकेट करता है। अब माथे की बात कर लेते हैं। यदि किसी का माथा उसने अपने ऐसे सिकोड़ रखा है, आंखें भी थोड़ी छोटी कर रखी हैं, इसका मतलब वो परेशान है, वरीड है वो। कुछ लोगों का आपने देखा होगा माथा काफी चौड़ा होता है, बाल पीछे से शुरू होते हैं और चौड़ा माथा होगा, इसका मतलब वो काफी खुश दिल या एक मेहनती या एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान होती है। इसके अपोजिट, अगर किसी का माथा बहुत छोटा है, यहां तक उसके बाल हैं और माथा बहुत ही छोटा है, इसका मतलब वो काफी मतलबी इंसान हो सकता है, अपॉर्चुनिस्ट होगा, वो मौके का फायदा उठाने में देर नहीं लगाएगा। अब माथे पर हमने आंखें इस तरह से बड़ी कर रखी हैं, तो अब सब समझते हैं ये एक सरप्राइज, कोई अचंभे वाली बात है। लेकिन अगर हम किसी को कुछ पूछना चाहते हैं तो हम अपनी भुजाएं यूं टेढ़ी करेंगे, एक साइड से ऊंची, एक साइड से यूं। ये एक क्वेश्चनिंग जेस्चर है, यानी हम किसी से, सामने वाले से कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं। यदि हमने माथा सिकोड़ रखा है, इसका मतलब हम या तो कुछ सोच रहे हैं या किसी बारे में हम सस्पिशियस हैं, हमें कुछ डाउट है किसी चीज के बारे में, हम क्लियर नहीं है।
माथे के बाद अब आंखों की बनावट के बारे में बात करें तो अंदर धसी हुई और बहुत ही छोटी आंखें, इसका मतलब वो आमतौर पर चालाक आदमी होगा, मौका परस्त होगा। इसके उल्टा बड़ी आंखें होंगी और खास तौर से जब वो आंखें अपनी रेज करता है तो ये काले वाली पुतलियां अगर ऊपर की तरफ हैं तो ये एक अच्छा, खुश दिल और अच्छे व्यवहार का व्यक्ति होगा। कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि उनकी पुतलियां जब सरप्राइज होते हैं तो वो नीचे चली जाती हैं। इसका मतलब उनकी जो प्रवृत्ति है वो नेगेटिव किस्म की हो सकती है। आंखें छोटी की हुई हैं तो इसका मतलब वो कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है। कई लोग एक आंख बंद करके बात करते हैं, यानी गलत व्यवहार के मूड में है। यदि हम दोनों आंखें हमारी बड़ी बड़ी हो गई हैं तो हम किसी चीज के अचंभे में हैं, सरप्राइज। यदि दोनों आंखें श्रिंक या ऐसे सिकोड़ रखी हैं और गर्दन थोड़ी आगे, इसका मतलब ये काफी क्रुक इंसान हो सकता है, ये दगाबाज और काफी चालाक इंसान हो सकता है। आंखों को इस तरह से मलना यानी वो किसी डिस्कंफर्ट में है, किसी कष्ट में है। लेकिन एक आंख को स्टाइल से मलना और जमीन की तरफ देखना, इसका मतलब वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बहका रहा है या आपको धोखा दे रहा है। लेडीज में ये एक बिहेवियर अजीब होता है, जब वो झूठ बोलने की कोशिश करेंगी तो अपनी आंख के नीचे थोड़ा इस तरह से रगड़ के और ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगी। तो ये एक स्पेशल जेस्चर है जो लेडीज में मिलेगा। आंखें दूसरी तरफ कर लेना यानी किसी चीज से बचना या झूठ बोलने की कोशिश करना, ये एक बहुत ही कॉमन जेस्चर है कि जब हम किसी चीज को अवॉइड कर रहे हैं या झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो हम दूसरी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन अगर हम काफी तेजी से आंखें यूं घुमा रहे हैं तो भी ये एक जेस्चर है कि हम सीधी बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो या हम उस आदमी को अवॉइड करना चाहते हो कि अपने से दूर भेजना चाहते हो। आंखों की जो ये पलकें हैं, अगर ये बहुत छोटी है तो ये एक सिकनेस को दिखाती हैं कि शायद इंसान बहुत हेल्दी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है उसे। और इसके अपोजिट यदि आंखों की जो ये पलकें हैं बहुत बड़ी हैं, ऊपर को रेज्ड हैं, ये एक ग्रेस, एक सुंदरता, एक शालीनता को बता। अब नाक की अगर बनावट की बात करें, यदि नाक बिल्कुल बैलेंस है दोनों तरफ से और कहीं से चपटी मोटी नहीं है, यानी एक बराबर सी शेप में है, तो इसका मतलब जनरली जेंटलमैन होगा या जेंटल लेडी होगी, एक डिसेंट इंसान का वो है जेस्चर या शेप। कई लोगों की आपने देखी होगी नाक बहुत तीखी होती है, फ्रंट से बहुत ही पैनी होगी। ऐसे लोग काफी एम्बिशियस, रिजल्ट ओरिएंटेड, काफी टफ नेचर के माने जाते हैं। कई लोगों की नाक आपने देखी होगी सामने से यूं खुले होंगे दोनों नथने, आपने जैसे घोड़े की नाक देखी है, सामने से दोनों नथने खुले होते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर काफी एग्रेसिव, गर्म मिजाज, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने वाले, इस तरह के लोग होते हैं। अब अगर कानों की बात करें तो काफी बड़े अगर कान हैं तो इसका मतलब होता है कि एक लंबी उम्र, यानी लाइफ लॉन्ग, काफी लंबी उम्र को दिखाते हैं। इसको हम रिलेट करते हैं, जैसे एलिफेंट के कान बहुत बड़े होते हैं, एलिफेंट की लाइफ बहुत लंबी होती है, इसे इसलिए रिलेट करते हैं। किसी के कान बहुत छोटे हैं, वो इंटेलिजेंट होगा, शार्प माइंडेड होगा और काफी जल्दी रिएक्ट करेगा किसी भी चीज पर। कान का नीचे का पोर्शन ही अगर यूं खिंच करके जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आमतौर पर वो आदमी काफी क्रुक, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, सीधा नेचर का नहीं होगा या मौका परस्त भी होगा। कई बार हमने देखा होगा कान सामने की तरफ झुके हुए होते हैं। ऐसे भी लोग, उनको आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो काफी मतलबी और अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। गर्दन की बनावट, वैसे तो गर्दन की बनावट अलग अलग एरियाज में अलग अलग मीनिंग देती है। कुछ एरियाज में लंबी गर्दन वालों को बहुत सुंदर माना जाता है, जैसे मंगोलियन रेसेस हैं, उनकी गर्दन अगर छोटी होती है तो उन्हें ज्यादा सुंदर माना जाता है। तो ये एरिया वाइज अलग अलग है।
लेकिन हम आमतौर पर यदि गर्दन के पीछे इस तरह से हाथ रख के बैठे हैं तो हम किसी चीज से बचना चाहते हैं। हम वहां से या तो निकलना चाहते हैं या किसी चीज को अवॉइड करना चाहते हैं। अपनी इंडेक्स फिंगर से अपनी गर्दन पर खुजली करना किसी भी तरफ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। पहली बात तो ये जब इस तरह से कोई खुजली करता है तो आमतौर पर देखा है कि वो करीबन हमेशा 5 बारी इस प्रकार से खुजली करेगा। बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो 5 बारी से कम इस तरह से करे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरा, वो अनसर्टेनिटी को दिखाता है कि मैं शायद एग्री नहीं हूं, लेकिन आप कह रहे हैं तो शायद मैं मान भी सकता हूं। इस प्रकार का एटीट्यूड बताता है। जैसे पहले वीडियो में मैंने आपसे बात की है कॉलर पुल जेस्चर, कि कोई अपना कॉलर खोल के टाई ढीली करने की कोशिश करेगा। ये एक परेशानी, फ्रस्ट्रेशन या दूसरे को मैसेज होता है कि मुझे गुस्सा आया हुआ है, आप मेरे से दूर। एक कॉमन फ्रेज आपने सुना होगा, पेन इन द नेक। इंसान कई बारी अपनी गर्दन के पीछे इस प्रकार से टैपिंग करता रहता है या जानबूझ करके दूसरे को ये मैसेज देना चाहता है कि मैं शायद गेस कर रहा हूं कि आप मेरा झूठ पकड़ सकते हैं, इसलिए आप यहां से चले जाएं, मैं आपसे पीछा छुड़ाना चाहता हूं। पेन इन द नेक। या वो किताबों की तरफ देखने लगेगा या कुछ और सामान उठा करके उसमें बिजी होने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार का अगर जेस्चर है तो ये पेन इन द नेक जेस्चर कहलाता है, जो दूसरे को अवॉइड करना और अपनी गलती छुपाने का जेस्चर। अब गालों के जेस्चर के बारे में बात कर लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा, हम कभी कभी या काफी लोग इस प्रकार से बैठे होते हैं। ये एक जेस्चर है जिसमें बताता है कि वो किसी चीज में इंटरेस्टेड है, वो पॉजिटिव है, जो भी चल रहा है वो उसे सुन भी रहा है और उसमें इंटरेस्ट भी ले रहा है। इसी प्रकार यदि हम अपने गाल पर इस तरह से पूरा हाथ रखते हैं तो इसका मतलब कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन करके और मैं हर चीज बहुत ही ध्यान से सुन रहा हूं। ये एक पॉजिटिव इंटरेस्ट दिखाता है। फिंगर इन द माउथ, कई बार देखा होगा कुछ लोग मुंह में उंगली डाल के रखते हैं, खासतौर से छोटे बच्चे, उनका ये बड़ा कॉमन जेस्चर है। वो अपनी अंदर की जो परेशानी है वो बता नहीं पाते या वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो वो अंदर की परेशानी छुपाने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस या अपने आप को संभालने के लिए इस जेस्चर का सहारा लेते हैं। अपनी एक उंगली इंडेक्स फिंगर मुंह में डाल के रखेंगे। अब यदि दांतों की हम बात करें तो आपने देखे होंगे कई लोगों के दो सामने के जो दांत होते हैं बीच वाले, वो थोड़े लंबे होते हैं, रैबिट लाइक टीथ। ऐसे लोग काफी थोड़े घबराए हुए से या डिसेंट नेचर के, कभी एग्रेसिव नहीं होंगे, एग्रेसिव होंगे भी तो माइल्ड एग्रेशन जिसे हम कहते हैं, ऐसा होगा। तो ये रैबिट टाइप टीथ हैं। कुछ लोगों के जो फ्रंट दांत हैं, सामने के 2 दांतों में गैप होता है। अब इसको आप इस प्रकार से सोच सकते हैं, जितना अधिक गैप उतना अधिक अनट्रस्ट उसके लिए हम मान सकते हैं। हम अगर बहुत ज्यादा गैप है तो वो आदमी रूथलेस या वो लेडी रूथलेस, श्रूड और काफी धोखा देने वाले, इस प्रकार का नेचर हो सकता है, या बहुत ही अधिक सेल्फिश, केवल अपने बारे में सोचने वाले। इसके अपोजिट यदि दांत एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं तो वो डिसेंट, डोसाइल, सॉफ्ट स्पोकन या बहुत ही एग्रीमेंट वाला इंसान होगा कि ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं पड़ेगा वो। अब अगर हम होठों की बात करें, लिप्स की बनावट में, तो कुछ लोग जैसे काफी मोटे होठ हैं और एरिया या रीजन के मुताबिक वो अच्छे पसंद किए जाते हैं। कुछ एरियाज में पतले होठ वाले लोग ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। ये तो अपने अपने रीजन की या अपने अपने कल्चर की पसंद है। लेकिन यदि हम होठ आपस में इस तरह प्रकार से दबा के रखें और प्रेशर दे के रखें, इसका मतलब हम गुस्से में हैं या हम कोई चीज छुपाना चाहते हैं, हम कंफर्टेबल नहीं हैं। अगर होठ बिल्कुल नॉर्मल और माइन्यूट से खुले हुए, इसका मतलब कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, इंसान बहुत ही अच्छे मूड में बैठा हुआ है। तो ये एक होठों के जेस्चर से पता चलता है। यदि हम सामने वाले को
एक साइड से होठ टेढ़ा करके दिखा रहे हूं, तो उसको एक जैसे चिढ़ाने वाली एक नेगेटिविटी का मैसेज सामने वाले को देना चाहते हैं। यानी हम उसे ये बताना चाहते हैं कि हमें आपकी कोई भी बात पसंद नहीं है। अब अगर हम थोड़ी की बनावट की बात करें, चिन्ह, तो अगर एक रेगुलर सा नॉर्मल चिन्ह है तो इसका मतलब वो डिसेंट पर्सनैलिटी है। लेकिन कई लोगों की आदत होती है नॉर्मल बैठे हुए भी इस प्रकार से अपने चिन्ह को घुमाते रहेंगे या दाएं बाएं उसे करते रहेंगे। इसका मतलब वो इंसान टेढ़ा है, क्रुक है। वो आमतौर पर सीधी बात नहीं करेगा, या वो जो भी बात करेगा कॉन्ट्रडिक्शन में करेगा, सामने वाले की बात काटने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों का आपने देखा होगा चिन्ह काफी चौड़ा होता है। ये एक उनकी फिजिकल पावर, अच्छी बिल्ड को बताता है कि वो इंसान अंदर से, शरीर से काफी। चिन्ह विद डिप, कई लोगों के डिप होता है चिन्ह में, वो सेल्फ स्टाइल्ड लोग होते हैं। को गर्दन से नीचे के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके शेप और उनके एक्शंस के बारे में बताऊंगा। उन जेस्चर्स का मतलब क्या है और उनकी बनावट से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जैसे हम शोल्डर्स की बात करें, कंधों की बात करें, तो जो चौड़े कंधे होते हैं, ब्रॉड शोल्डर्स, मतलब बहुत ही अच्छी बिल्ड, फिजिकली एक मजबूत आदमी, मजबूत इरादे का, साफ विचारों का और बिल्कुल स्ट्रेट बोलने वाला, सीधा समझने वाला, ऐसी एक पर्सनैलिटी होती है जिसके चौड़े कंधे होते हैं। उसे आप पूरी तरह से हर चीज में ट्रस्ट कर सकते हैं, उसका विश्वास कर सकते हैं। वो आमतौर पर धोखा नहीं देगा। स्लोपी शोल्डर्स, ऐसे झुके हुए जो कंधे होते हैं, एक सबमिसिव या एक वीक पर्सनैलिटी को बताते हैं। एक सिंपल आदमी होता है वो किसी से ज्यादातर झगड़ा नहीं करेगा, किसी को चैलेंज नहीं करेगा, अपने काम से काम रखेगा। एक सॉफ्ट पर्सनैलिटी या एक कमजोर जो शरीर की बनावट है उसे इंडिकेट करते हैं। तो इसलिए स्लोपी सोल्जर जो शोल्डर वाला है, जिसके झुके हुए कंधे हैं, एक सिंपल आदमी मिलेगा आपको। कई बार आपने देखा होगा एक कंधा इस तरह उठा हुआ और एक नीचे। ये एक फाइटर की पहचान है। वो आदमी एग्रेसिव होगा, वो लड़ने के लिए आमतौर पर तैयार रहेगा, काफी तेज विचार का और काफी गुस्से वाला आदमी होगा वो। तो ये एक फाइटर की पहचान होती है, जिसका एक कंधा ऊपर और एक नीचे की तरफ आमतौर पर रखता है। कई बार हम कंधे यूं ऊपर रखते हैं, रेज्ड शोल्डर्स, और कॉन्फिडेंट, या कई बार ये हमारी ईगो को दिखाता है। ईगोइस्टिक आदमी भी इस प्रकार से अपने कंधे रखता है। आगे झुके हुए कंधे, यानी वो किसी भी चीज का विश्वास नहीं करता है, एक कमजोर पर्सनैलिटी को दिखाता है और आमतौर पर यह बताता है कि मैं ना तो किसी को अपनी राय दे सकता हूं और ना ही आपने जो बताया उसकी कंफर्मेशन दूंगा कि वो ठीक है या गलत है। एक कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी इसको, जिसके कंधे आगे की तरफ झुके हुए होते हैं। अब हम बाजू की बात करें, तो जो बिल्कुल सीधे लटके हुए बाजू, इस प्रकार से खुली हुई उंगलियां और खुला हुआ हाथ, मतलब सिंपल पर्सनैलिटी है। वो ज्यादातर कोई बात छुपाएगा भी नहीं, वो ज्यादा हेरा फेरी भी नहीं करेगा। जो उसके मन में है वो काफी जल्दी दूसरों को बता देगा। वो बहुत ज्यादा किसी चीज को अपने अंदर नहीं रोक करके रखेगा। इसके अपोजिट, अगर हाथ नीचे सीधे हैं लेकिन मुट्ठी इस तरह से बंद है दोनों, इसका मतलब ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंट आदमी है और जो सीक्रेट है इसे बताई जा सकती है, क्योंकि ये जो सीक्रेट अपने पास रखेगा दूसरे को नहीं बताएगा। तो ये आदमी इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखने का एक जेस्चर है, जो अपनी मुट्ठी इस प्रकार से बंद रखता है। जो फाइटर होता है, जिसका एटीट्यूड लड़ाई करने का है, वो हमेशा या तो हाथ इस तरह से चौड़े करके चलेगा या एक हाथ बॉडी के साथ रखेगा और एक हाथ इस तरह से। ये एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है
कि एक लड़ाकू इंसान है या एक एग्रेसिव गुस्से वाला इंसान है जो बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाएगा और बात कम करेगा और फिजिकल एक्शन मतलब मार पिटाई या इस तरह के चीजों में ज्यादा विश्वास करता है, तो उसके जेस्चर्स इस प्रकार के होंगे। दोनों हाथ चौड़े या एक हाथ बॉडी के साथ लगा हुआ और एक कंधा ऐसे हाथ बाहर। ओपन आर्म जेस्चर वो मैंने जैसे पहले बताया है काफी पॉजिटिव, किसी को वेलकम करना, एक अच्छी सोच विचार का आदमी, तो ओपन पाम जेस्चर उसका होता है। यदि आपके पाम्स इस तरह से कुछ सपोर्ट करके अपने चिन्ह को, इसका मतलब आप जो चीज चल रही है उसे काफी ध्यान से आप सुन रहे हैं। क्लोज्ड आर्म्स डिफेंसिव जेस्चर है, जैसे आपको बताया है कि अगर कोई सामने छाती के इस तरह से अपने हाथ बांध के रखे तो वो एक डिफेंसिव पोस्चर वाला आदमी है। यूं सामने हाथ रगड़ना एक किसी अच्छी खबर का इंतजार, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। अपने हिप्स के ऊपर पीछे हाथ रखना, अपने आप को सीनियर या बॉस की तरह अपने आप को दिखाना, ये एक इगोइस्टिक भी हो सकता है और किसी आदमी को अगर अच्छी पोजीशन पर है या स्ट्रांग होल्ड पर है तो वो आमतौर पर इस प्रकार से अपने हाथ रखते हैं। हाथ कमर के ऊपर इस तरह, शोल्डर्स, जैसे रेडीनेस जेस्चर मैंने आपको पहले बताया था कि वो अपने किसी अगले एक्शन के लिए तैयार है, वो कुछ काम करने जा रहा है उसके लिए रेडी है, या कई बार ये एक लड़ाकू एटीट्यूड का भी इंडिकेशन है कि अगर हाथ इस तरह से रखे हैं कमर के ऊपर तो ये एक फाइटिंग एटीट्यूड या लड़ाई का मुद्दा भी बन सकता है। अगर हम मुट्ठी को कमर के पीछे इस तरह से पकड़ के बैठे हैं या खड़े हैं तो इसका मतलब एक कॉन्फिडेंट या वो किसी ऑर्डर देने के मूड में है। यही जेस्चर आपके फ्रंट पे भी सेम इंडिकेशन देता है कि आप किसी को कुछ ऑर्डर देना चाहते हैं। लेकिन अगर हमने अपना आर्म इस तरह से पकड़ा हुआ है कमर के पीछे तो इसका मतलब हम फ्रस्ट्रेशन में हैं, मैं कुछ करना चाहता था कर नहीं पाया, अपने फेलियर की वजह से अपने आप से या दूसरों से मैं नाराज हूं, ये एक इस चीज को जाहिर करता है। अगर हम हाथ इस तरह से कर रहे हो तो ये एक एंग्री मूवमेंट, गुस्से वाला मूवमेंट दिखलाते हैं कि मुझे काफी नाराजगी है और आप कोशिश करेंगे मुझसे दूर रहें। एक हथेलियों का सबमिसिव पाम जेस्चर है, इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है या आपके सामने बार बार यूं आगे कोई कर रहा है, वो आपसे या तो कोई मदद मांग रहा है। जैसे आपने कई बार बेगर्स को देखा होगा कि भीख मांगने वाले आमतौर पर इस प्रकार का जेस्चर करते हैं। ये एक इंडिकेशन है कि आप दूसरे से किसी भी प्रकार से मदद मांग रहे हो। एक सरेंडर वाला जेस्चर है, जब अपने हाथ ये इस तरह से ऊपर रेज कर देते हैं तो एक सरेंडर जेस्चर कहलाता है, यानी मैं इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता हूं और मैं मजबूर हूं, ये सब मेरे हाथ से बाहर की बात है। डोमिनेंट पाम जेस्चर, हम अपने हाथ को ऊपर की तरफ इस प्रकार से करेंगे और कई बार एक उंगली इस तरह से होती है, तो ये एक डोमिनेंस का इंडिकेशन है कि कोई भी आदमी अगर बहुत स्ट्रांग या सीनियर पोजीशन पर है वो अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए इस तरह से बात करेगा। ये एक डोमिनेंस इंडिकेट करता है इंसान की। एग्रेसिव पाम जेस्चर, जैसे आप सब समझते हैं, एक उंगली सीधी, इंडेक्स फिंगर और पाम आधी खुली हुई, ये एक एग्रेसिव एटीट्यूड को दिखाता है। अब यदि हमारा हाथ स्क्वायर शेप है तो वो एक बिजनेसमैन का हाथ होता है। यदि हमारी जैसे उंगलियां स्क्वायर शेप हैं, वो एक बिजनेसमैन की उंगलियां होती हैं, यानी वो आदमी कोई ना कोई बिजनेस या एंटरप्रेन्योर का काम करेगा। कुछ उंगलियां आपने देखी होंगी बड़ी टेपर्ड होती हैं, पीछे से मोटी और सामने पतली होती चली जाएंगी। ये एक आर्टिस्टिक फिंगर है। ये इंसान बहुत ही सॉफ्ट नेचर का और आर्टिस्टिक एटीट्यूड का आदमी होगा, यह सॉफ्ट काम करेगा, ये स्ट्रांग काम नहीं कर पाएगा। कई बार आपने देखा होगा फिंगर्स के जो ये नकल्स होते हैं, ज्वाइंट, ये काफी उभरे हुए होते हैं।
जिनके नकल्स बहुत उभरे होते हैं वो काफी क्लियर कट माइंड के होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं, हर चीज को बहुत ही तरीके से करेंगे और उसी तरीके से चाहेंगे कि सामने वाला भी उनकी तरह से सभी काम बिल्कुल तरीके से करे। तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक लोग माने जाते हैं। पैरेलल फिंगर्स यानी तकरीबन सभी उंगलियां ऑलमोस्ट बराबर सी हो, तो ये एक सिंपल आदमी की पहचान है। वो हार्ड वर्किंग होगा लेकिन कुछ आउट ऑफ वे नहीं करेगा, जो जैसा चल रहा है उसी मुताबिक काफी मेहनत करेगा, एक सिंपल आदमी होगा। किसी भी आदमी का फिंगर इस तरह से प्रेस होना उसका डिटर्मिनेशन, अच्छी नॉलेज या एक पावरफुल एटीट्यूड को दिखाता है। फिंगर्स के साथ नखूनों की भी बनावट यदि चौकोर है, स्क्वायर शेप है, तो वो एक बिजनेसमैन का हाथ है, और अगर टेपर्ड है, नाखून भी टेपर्ड है, तो वो एक सॉफ्ट नेचर, आर्टिस्टिक हैंड है। और यदि थंब बिल्कुल स्ट्रेट है तो एक एडमेंट नेचर को दिखाता है, और थंब अगर पीछे की तरफ मुड़ जाता है तो एक सॉफ्ट नेचर को दिखाता है। इसी प्रकार से नेल्स के अंदर, नाखूनों में अगर थोड़ी लाइनें दिखाई देती हैं तो इसका मतलब वो इंसान बीमार है, कुछ ना कुछ, स्पेशली या तो हार्ट की या लंग्स की प्रॉब्लम उसे जरूर मिलेगी। तो लाइन ज्यादा होना नाखून के ऊपर क्लियर कट इंडिकेशन है कि वो सेहत से अच्छा। अब हम कमर से नीचे अगर बात करें तो वेस्ट अगर काफी पतली है वेस्ट आपकी, इसका मतलब वो एक एनर्जेटिक आदमी है, एक हेल्दी आदमी है। उसके अपोजिट अगर वेस्ट बहुत फैली हुई है, चौड़ा है काफी, तो इसका मतलब वो एक वीक पर्सनैलिटी है या ओबेसिटी या बीमारी को दिखाता है कि वो बहुत ही एजाइल, बहुत एनर्जेटिक इंसान नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि आपकी टांगे काफी लंबी हैं तो एथलेटिक एटीट्यूड दिखाता है, या वो अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, वो अच्छे गेम्स के अंदर परफॉर्म कर सकता है यदि टांगे लंबी हैं। स्पेशली टांगों के बीच में, घुटनों के बीच में अगर गैप है तो वो एक अच्छी हेल्थ को दिखाता है। लेकिन घुटने अगर बिल्कुल मिले हुए हैं और उसकी जांघें भी मिली हुई हैं तो यह भी एक वीक पर्सनैलिटी को दिखाता है, शायद वो हार्ड वर्क नहीं कर पाएगा, इस प्रकार का एटीट्यूड दिखाता है। कुछ टांगे जो टोर्सो है ऊपर के शरीर से छोटी होती हैं, अगर ऐसी हैं तो वो स्टाउट बॉडी, मतलब पहलवान एटीट्यूड को दिखाता है कि जिसकी टांगे इस प्रकार से थोड़ी छोटी होंगी, बिल्कुल स्क्वायर शेप होंगी, एलिफेंट टाइप लेग्स जिसे बोलते हैं, तो वो एक पहलवान टाइप या कोई भी जो मेहनत का, शारीरिक मेहनत का जो काम होगा, ऐसा काम करना। अब अगर कुछ पूरी बॉडी के जेस्चर्स के बारे में बात करें तो जैसे आगे बॉडी यूं झुका देना, सबमिसिव, यानी मैं आपके सामने छोटा हूं या मैं आपकी बात मानता हूं, मैं आपको अपने से बहुत बड़ा मानता हूं, या आपकी हर बात से मैं सहमत हूं, मैं आपसे कॉन्ट्रडिक्शन करने की हालत में नहीं हूं। तो ये बॉडी इस प्रकार से झुक करके थोड़ा स्टैंडिंग क्रॉस लेग जेस्चर, यानी खड़े होते हुए भी एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखी हुई, इसका मतलब वो काफी सबमिसिव या डिफेंसिव नेचर का है। इसी प्रकार से जैसे मैं क्रॉस आर्म जेस्चर बताता हूं। लेकिन अगर काफी लंबे समय किसी दो इंसान की इंटरेक्शन या बातचीत होती है, कई बारी वो मिलते हैं, तो ये जो क्रॉस लेग जेस्चर है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, वो नॉर्मल अपने स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम उसका जो डिफेंसिव एटीट्यूड है वो समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से क्रॉस आर्म भी समाप्त हो जाएंगी और वो नॉर्मल एटीट्यूड में आ जाएगा। ये एक इंडिकेशन है कि इन दोनों के बीच में इस समय काफी दोस्ती या अंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक मिरर इमेज जेस्चर होता है, इसका मतलब सामने वाले की जो पर्सनैलिटी है वो कमजोर होती है। जैसे आपने कई लोगों को बात करते हुए सुना होगा, जैसे एक आदमी ने कहा कि हाँ भाई चांद पर जाने के लिए 2 साल लगते हैं, सामने वाला हाँ हाँ भाई 2 साल ही लगते हैं।
तो वो इसी एटीट्यूड को या उसी तरह की भाषा को इस्तेमाल करेगा जिस प्रकार से सामने वाला कर रहा है। इसको मिरर इफेक्ट, यानी शीशे की तरह, जैसा सामने वाला है वैसे ही अपने आप को दिखाएगा, उसी तरह की एक्टिंग करेगा। कई बारी बच्चे इस चीज को कॉपी करते हैं। पेरेंट्स जिस तरह से बात कर रहे होंगे तो मिरर इमेज बच्चों के अंदर बड़ा क्लियर कट देखा जा सकता है। यदि आपने बहुत प्रैक्टिकली देखा होगा कि बच्चे आपकी नकल करते हैं, आप हंस रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो पेरेंट्स की वो नकल करेंगे, तो वो एक मिरर की तरह, यानी शीशे की तरह आपको कॉपी कर रहे हैं। तो ये एक मिरर इमेज जेस्चर बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको हैंडशेक यानी हाथ मिलाने के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हाथ मिलाने का जो एटीट्यूड होता है या जो जेस्चर होते हैं, जिस प्रकार से हम दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उसका एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज या एक सामने वाले को एक इंडिकेशन जाता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं टेकिंग द कंट्रोल। अगर आप हाथ मिला रहे हैं सामने वाले से, तो अपना हाथ नीचे की तरफ और सामने वाले का हाथ यूं ऊपर की तरफ है, तो आप उसका हाथ ग्रिप करके, यानी अपने जो स्ट्रांग वैल्यू है उसको बताना चाहते हैं कि मैं आपसे स्ट्रांग हूं या मैं आपसे बड़ा हूं। इसके अपोजिट गिविंग द कंट्रोल, यदि आपका हाथ ये नीचे से ऊपर की तरफ और सामने वाले का हाथ ऊपर से है, तो इसका मतलब आप एक सबमिसिव, यानी आप अपना कंट्रोल दूसरे को दे रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं और जो भी आप कहेंगे मैं आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हूं या तत्पर हूं। फर्म हैंडशेक, जब हम बिल्कुल किसी आदमी से बराबर की मजबूती के साथ हाथ मिलाते हैं, तो ये एक आपसी जुड़ाव, आपसी प्यार और बराबरी को दिखाता है। यानी हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल सच्चे हैं और हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए हम बहुत ही मजबूती से हाथ मिलाते हैं और हमारा रिश्ता भी मजबूत है। कई बार हम हाथ मिलाते हैं, उसको ग्लव्स हैंड शेकिंग बोलते हैं। जैसे आपने किसी को हाथ दिया और दोनों हाथों से वो आपका हाथ इस तरह से पकड़ लेता है। ये एक सबमिसिव, यानी अपना आत्मसमर्पण करने जैसा या अपने सामने वाले को बड़ा समझने वाला जेस्चर होता है। यदि सामने वाले के दोनों हाथ हमने इस प्रकार से पकड़ लिए, तो सामने वाले को पता होगा कि शायद ये मुझसे अपने आप को छोटा समझता है, मेरी हर बात मानेगा, ये इस समय मेरे दबाव में है। दो जेस्चर ऐसे हैं जिनमें हम पॉजिटिविटी दिखाते हैं। जैसे हमने हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के बाद दूसरे हाथ से हमने सामने वाले का यहां से भी हाथ पकड़ा, यह एक इंटीमेसी दिखाता है, यह आपसी प्यार को बताता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा प्यार बहुत अधिक है। लेकिन इसी के साथ अगर हम हाथ मिलाने के बाद एल्बो यहां से पकड़ते हैं, तो वो बहुत ही नजदीकी रिश्ता या बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग या बहुत अच्छा आपस में प्यार या एक ही पर्सनैलिटी के जैसे लोगों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। डेड फिश हैंडशेक, हम कई बारी इस तरह से बिल्कुल ढीला सा हाथ किसी से मिलाते हैं या हमसे कोई इस तरह हाथ मिलाता है। इसका मतलब एक तो उसकी पर्सनैलिटी बड़ी कमजोर होगी, वो काफी वीक आदमी होगा। दूसरा ये भी बताता है कि शायद वो हमारे में इंटरेस्टेड नहीं है या सामने वाले में वो कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, या वो बहुत ही हाई कैलिबर सीनियर पोजीशन पर बिजनेसमैन या कोई ऐसा आदमी होगा जो आम लोगों में मिक्स नहीं होना चाहता और बस गिनती पूरी करने के लिए उसने आपसे यूं हाथ मिलाया। और इस प्रकार के हैंडशेक में ज्यादातर ये सामने वाला आधे जो फिंगर्स हैं वही आदमी मिलाता है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव सा हैंडशेक है, ये मिलाना भी है और हम नहीं चाहते कि हम खुश होकर के आपस में मिल रहे हैं या हैंडशेक कर रहे हैं। इसके साथ ही एक डिस्टेंट हैंडशेक होता है,
जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम किसी को पसंद नहीं करते और किन्हीं हालात में या मजबूरी में हमें उससे हाथ मिलाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं कि एक स्टेप पीछे ले लेंगे, अपना हाथ बहुत दूर लंबा करके उससे आगे की पोर्शन से ही जस्ट हाथ मिला करके फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। ये एक डिसलाइकिंग या एक दूसरे को नापसंद करना, ये एक इशारा करता है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव किस्म का हैंडशेक है। सबसे बेस्ट जो हैंडशेक होता है वो फर्म वार्म वेलकम वाला हैंडशेक होता है, जिसमें दोनों आदमी बहुत ही मजबूती के साथ स्ट्रांग हैंडशेक एक दूसरे से करते हैं। हैंडशेक के इस चैप्टर में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो पैरेलल और स्ट्रांग हैंडशेक कीजिए। ये आपकी एक पर्सनैलिटी को बताएगा। कभी भी एकदम ढीला सा हैंडशेक या अनकंसर्न, डेड फिश, इस प्रकार का हैंडशेक ना करें। ये सो फ्रेंड्स, हैंडशेक का ये छोटा सा चैप्टर, मुझे उम्मीद है कि आप अब से जब भी हाथ मिलाएंगे या हैंडशेक करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे और ये इंश्योर करें कि जब भी हैंडशेक करें तो स्ट्रांग तरीके से करें, ताकि सामने वाले को एक पॉजिटिव वाइब या पॉजिटिव मैसेज मिले।